स्टार्ट। ठीक है भाई, अभी हमें समझना है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करता है। क्या सारी चीजें जो हमें इतनी आसान और सिंपल लगती है, क्या हमारे दिमाग में भी वो इतनी सिंपल तरीके से ही होती है। एंड अगर हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है अगर वो डैमेज हो गया, तो हमारी स्पीच बिगड़ जाएगी। ठीक है, उस चीज को समझेंगे। देखो, इस डायग्राम के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यहाँ पे हमें पहले तो दो चीजें देखनी है कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती कैसे, विजुअली एंड ऑडिटरी। ठीक है, ये दो तरीके से हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती है। तो आपको एक तो ये वाला एरिया देखना है, ये जो ब्लू में एरिया है, एंड यहाँ पे ये जो ग्रीन में एरिया है। तो दिमाग का जो ये हिस्सा है, ये विजुअल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, विजुअल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। एंड जो ये दिख रहा है आपको, ये ब्लूइश सा कलर, ये ऑडिटरी मतलब साउंड की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। ठीक है, जब भी आप, मान लो अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, तो जब आप सुन रहे हो, तो आपके दिमाग का जो ये ब्लू वाला हिस्सा है, ये इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है। एंड जब आप ये इमेज देख रहे हो, ठीक है, जो ये मैंने विजुअल पिक्चर लगाई है, जब ये आप इमेज देख रहे हो, तो ये वाला हिस्सा आपके दिमाग का क्या करेगा, इस इमेज को परसीव कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। एंड ये वाला हिस्सा है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो विजुअल से समझ सकते हैं दिखाई देने वाली चीज, ऑडिटरी क्या हो जाएगा, सुनाई देने वाली चीज। ठीक है, अब ये दोनों ही इंफॉर्मेशन जाके हमारे दिमाग में एक छोटा सा सीपीयू सॉर्ट ऑफ होता है, जिसे हम बोल सकते हैं जो प्रोसेसिंग करता है लैंग्वेज की, कि भाई लैंग्वेज या इंफॉर्मेशन जो भी उसे मिला है वो समझेगा कि मुझे क्या चीज दिखाई दी या क्या चीज मैंने सुनी। तो वो कहाँ होगी, ये वर्निक्स एरिया पे। दिस दिस वर्निक्स एरिया इज सुपर इम्पोर्टेंट। ये दिख रहा है आपको, वर्निक्स एरिया। ठीक है, इस ये क्या करेगा, ये अब प्रोसेस कर रहा है। आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, आपके दिमाग में कब ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड विजुअल कॉर्टेक्स दोनों से एक साथ इंफॉर्मेशन लेकर के कहाँ डाल दी, ये वर्निक्स एरिया में डाल दी। अब ये वर्निक्स एरिया से क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रोकाज एरिया में। ठीक है, इन दोनों से ही प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एंड प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, दोनों से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचेगी, वर्निक्स एरिया में पहुंचेगी। वर्निक्स एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाएगी, प्रोसेस हो रही है। अब इस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाना है, ब्रेन को ब्रोकाज एरिया में पहुंचाना है। ठीक है, कहाँ पहुंचाना है, ब्रोकाज एरिया में पहुंचाना है। तो देखो, ये जो आर्क्वेट फेसिक्यूलस है, ये तो साउंड की इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है ब्रोकाज एरिया में। एंड ये जो एंगुलर गायरस है, ये विजुअल मेमोरी को, जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको ब्रोकाज एरिया में पहुंचाता है। अब ये ब्रोकाज एरिया का बड़ा जिक्र हो रहा है, ये क्या करता है, ये डिसाइड करेगा कि भाई मुझे अब क्या चीज फर्दर बोलनी है या रिएक्ट करनी है या समझनी है। ठीक है, आपकी प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की वर्निक्स एरिया में। जब आपने वो सारी इंफॉर्मेशन ले ली, तो वर्निक्स एरिया से वो कहाँ जाएगी, ब्रोकाज एरिया में वो जाएगी। किसके थ्रू, आर्कुएट फेसिकुलस एंड एंगुलर जायरस के थ्रू। एंगुलर जायरस जो है प्राइमरी विजुअल को इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, एंड आर्कुएट फेसिकुलस ये आपकी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। ठीक है, जब ये ब्रोकाज एरिया में चली जाएगी, लेट्स जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। चलो ठीक है, वी कैन मैनेज। दरअसल लाइट चली गई, और ये वाले लैपटॉप में ना आई डोंट नो कि कितने टाइम तक रिटेन कर पाएगा। एनीवेज वी विल मैनेज। हाँ, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, ब्रोकास एरिया में नाउ द होल डिसीजन मेकिंग विल हैपन। ठीक है, प्रोसेसिंग लैंग्वेज की हो चुकी है, वो परसीव कर चुका है इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा कि फर्दर हाउ टू रिएक्ट ऑन दैट। ओके, अब उसके ऊपर जो है डिसीजन लिया जाएगा कि उस इंफॉर्मेशन का मुझे क्या करना है, वेदर आई हैव टू रिटेन दैट इंफॉर्मेशन, मुझे उस इंफॉर्मेशन को याद रखना है या उसके बाद जवाब देना है कुछ। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आप उसका जवाब देते हो, तो ये ब्रोकास एरिया ही है जो आपका वो दिमाग में जवाब बनाता है।
ठीक है, प्रोसेसिंग क्या हुई, आप मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपके वर्निक्स एरिया में सबसे पहले ऑडिटरी एरिया ने सुना कि मैम ने ये पूछा, है ना, फिर आपके वर्निक्स एरिया ने उस चीज को इंफॉर्मेशन को समझा कि पूछा क्या है मैम ने। ठीक है, अब ये जो पूछी गई इंफॉर्मेशन है ये आर्क्यूएट फेसिक्यूलस क्या करेगा, ये सेंड करेगा कि देखो भैया मैंने ये इंफॉर्मेशन अभी अभी मुझे पता चली है, मैम ने क्वेश्चन पूछा है, ये ब्रोकास एरिया को भेजेगा एंड ब्रोकास एरिया उसका आंसर बनाएगा। ठीक है, तो आप जो आंसर बनाते हो वो कहाँ से होता है, यहाँ ब्रोकास एरिया में वो आंसर बनेगा। अब वो आंसर तो बन गया, बट हाउ विल यू रिएक्ट, क्या आप मुंह से बोलोगे, क्या आप सर हिलाओगे, क्या आप हाथों का इस्तेमाल करोगे, क्या आप टाइप करोगे। ठीक है, ये कहाँ पे डिसाइड होगा, प्राइमरी मोटर मोटर कॉर्टेक्स, मोटर मतलब मोशन। ठीक है, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर क्या चीज डिसाइड होगी, हाउ विल यू रिएक्ट, मतलब अब आप जो भी मूवमेंट होगी लिप्स की, टीथ की फिंगर्स की, जो आप टाइप कर रहे हो वो भी आपके ब्रेन में हर चीज डिसाइडेड है कि किस पार्ट से क्या चीज होगी। ठीक है, मेरे ना एक रिलेटिव है, उन्होंने अपने आप को मतलब गोली मार ली थी, एक्चुअली ही इज अलाइव राइट नाउ। तो उनके ब्रेन का ना कोई एक इनमें से एक हिस्सा है जो डैमेज हो गया, आई थिंक इट इज मोटर कॉर्टेक्स, ये डैमेज हो गया, जो गोली थी वो सर के अंदर ही फंस गई। ठीक है, जब ये हिस्सा डैमेज हुआ नाउ ही इज नॉट एबल टू रिएक्ट प्रॉपरली, अब उनकी जो मोटर कॉर्टेक्स है वो खराब हो गई है, तो वो जो मुंह हिलाने का काम था एंड जो हाथ हिलाने का काम था, रिएक्ट करने का काम था, वो ठीक से नहीं कर पाते, बट वो इंफॉर्मेशन को समझते हैं। उनका वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया, ये ऑडिटरी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड आर्कुएट फेसिकुलस, ये सब ठीक है। ठीक है, तो मतलब आपके दिमाग में किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर चोट लगेगी तो आपकी पूरी बॉडी पे उसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा एक सेटिंग सेटअप है एक तरीके से, मतलब समझ सकते हैं कि इंटरलिंक्ड चीजें हैं जो एक दूसरे की हेल्प करके हमारे दिमाग में पूरा फंक्शन करता है, इस तरीके से हम लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। समझ आया आप लोगों को? एनीथिंग डिफिकल्ट, एनीथिंग कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, तो शुरुआत कहाँ से होगी। अच्छा, हमारे लिए चार इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें याद रखने की इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया प्राइमरी कॉर्टेक्स, वेट, सबसे पहले वर्निक्स एरिया, फिर ब्रोकास एरिया, फिर ये आर्कुएट फेसिकुलस एंड ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। हम इन तीनों को इतना ज्यादा नहीं पढ़ते। ठीक है, मतलब ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन कर दिया है, याद कर सकते हो, अगर एग्जाम में आया तो अच्छी बात है, हम जवाब दे देंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये चारों पूछे जा चुके हैं, आर्कुएट फेस्कुलस, वर्निक्स एरिया, ब्रोकास एरिया एंड प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये देखो वर्निक्स एरिया नाम किस पे गया है, ये वर्निक गैस्टविन मॉडल। ठीक है, ये जो मॉडल था ये इन्होंने बनाया था, तो इस जगह का नाम जहाँ पे ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करता है उसे वर्निक्स एरिया का नाम दे दिया। ओके, तो पोस्टे इसका एक और नाम क्या है, पोस्टेरियर स्पीच कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑडिटरी प्रोसेसिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेस कॉम्प्रिहेंशन दोनों होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड्स स्पोकन वर्ड्स, ये बोला क्या गया है, एंड इसकी लोकेशन क्या है, टेम्पोरल लोब। ओके, आर्क्यूएट फस्कुलस क्या करेगा, इट विल कनेक्ट वर्निक्स एरिया एंड ब्रोकास एरिया। ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन टू प्रोडक्शन एरिया। ठीक है, देन एंटीरियर स्पीच कॉर्टेक्स होता है आपका ब्रोकास एरिया, ये इसका सेकंड नेम है। तो ये है फ्रंटल लोब के अंदर ये सिचुएटेड होता है, एंड इट प्लान्स एंड सीक्वेंसेस स्पीच। तो यहाँ पे ही आपकी ग्रामर, सिंटेक्स, मेमोरी, कि आपको क्या जवाब देना है, कैसे वो सेंटेंस फॉर्मुलेट करना है, ये सारी चीजें आपकी ब्रोकास एरिया के अंदर होती है। लास्ट वन इज मोटर कॉर्टेक्स, जो एग्जीक्यूट करता है स्पीच मूवमेंट्स। ठीक है, कि आपको लिप्स कैसे मूवमेंट करना है, आपको बोलनी कैसे है वो चीज, टंग कैसे यूज करनी है, लैरिंग्स, ये हमारा दिमाग इतनी तेजी से काम करता है कि हमारे दिमाग में कभी ये थॉट भी नहीं आता कि हम जो ये लिप्स को यूज कर रहे हैं बोलने के लिए, इसके पीछे भी हमारा दिमाग ही है जो हमें कमांड कर रहा है कि इस तरीके से बोलो, हम इसके इतने यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ये इंस्ट्रक्ट कहाँ से आता है, ब्रोकास एरिया से, दैट दिस इज द थिंग यू हैव टू स्पीक।
इसका कहाँ से जवाब आएगा? ब्रोकाज एरिया से। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज। नाउ वी विल अंडरस्टैंड लिंग्विस्टिक्स गाइस। लिंग्विस्टिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है कि पूरा का पूरा लैंग्वेज को समझना है हमें अगर, तो हम क्या करेंगे? लिंग्विस्टिक्स। तभी आपका लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स से अलग होता है। ठीक है, लिंग्विस्टिक में आप लैंग्वेज को समझते हो, लिटरेचर में आप जो भी रिटन टेक्स्ट है उसको समझते हो कि वो मतलब लिटरेचर तो यू ऑल नो, प्लेस, आपका नॉवेल्स, पोम्स, ये सारी चीजें कि जो लिखी हुई चीज है उसमें से मतलब निकालना है ना। लिंग्विस्टिक है कि लैंग्वेज सिस्टम को समझना, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना। ओके, इस ये काफी सारे मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सेमेंटिक्स, प्रेगमेटिक्स। तो ये सारे पोर्शन अभी हम देखेंगे। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, अगर छोटे छोटे उसमें पॉइंटर्स में बताऊं मैं, तो जब भी फोन अगर आपको दिखेगा तो समझ जाना वो किससे एसोसिएटेड है? साउंड से। ठीक है, तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, इसका डिफरेंस देख लेंगे। तो ये साउंड से एसोसिएटेड हो गए। मोर्फोलॉजी मैंने आपको बताया फॉर्म से रिलेटेड होता है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन। देन सिंटेक्स आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उससे एसोसिएटेड होता है। जस्ट जब हम कोडिंग भी करते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा ऐसे ये लगाना होता है आपको, इसके रूल्स होते हैं कि सेमी कॉलन कहाँ लगाओगे, कॉलन कहाँ लगाओगे, कहाँ कॉमा आ सकता है। जैसे हमने सेम इसी तरह का थोड़ा सा देखा था एक्सेल शीट में भी, जो वो इक्वल साइन लगना चाहिए सबसे पहले, है ना, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि भाई ये तो रूल है, ये आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स। तो कोडिंग का भी एक सिंटेक्स स्ट्रक्चर होता है। सेम ऐसे इंग्लिश के अंदर भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। जैसे एस ओ वी हमने बनाया है ना, इंग्लिश के अंदर एस वी ओ होता है, एस वी ओ होता है इंग्लिश के अंदर। एंड कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ हाइफन लगेगा, ये सारा किसके अंदर आएगा? आपका सिंटेक्स के अंदर। एंड नेक्स्ट इज सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स मतलब मीनिंग, वो वर्ड में मीनिंग कैसे आ रहा है, किस तरीके से हम किस चीज का क्या मतलब निकाल रहे हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं सेमेंटिक्स। ठीक है, एंड प्रैग्मेटिक्स मतलब वो किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। ओके, इन विच कंटेक्स्ट इट इज यूज्ड। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अलाउ मी मोमेंट प्लीज। ये कनेक्ट कर दो उससे, लाइट चली गई ना, उससे कनेक्ट कर दो फटाफट। अभी इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है बट ये बंद नहीं हुआ है अभी, ठीक है। 91% है, बट हो जा सकता है खत्म, हो सकता है, लगा दो, लगा दो मेरे ख्याल से। ओके तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अभी हम डिफरेंस समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होता है लैंग्वेज का? देखो, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होता है कि लैंग्वेज किस तरीके से यूज की जाती है। ठीक है, हम लोग लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। प्रिस्क्रिप्टिव इज कि वो कैसे यूज की जानी चाहिए। बेसिकली वो लैंग्वेज का एब्सोल्युटली करेक्ट रूल्स क्या है, ग्रामर क्या है, किस सिचुएशन में क्या चीज कैसे बोली जानी चाहिए, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। किस तरीके से लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए, ये है प्रिस्क्रिप्टिव। जैसे डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है ना कि आपको ये चीज खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही लैंग्वेज में भी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होता है। एंड एक चीज होती है डिस्क्रिप्टिव कि हम उस लैंग्वेज को एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देन वी हैव फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इनके बीच में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैम इनका मेन डिफरेंस क्या है। देखो, फोनेटिक्स जो है, हर किसी लैंग्वेज में वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसको समझता है। फोनोलॉजी में हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की साउंड समझते हैं। ठीक है, फोनोलॉजी इज अबाउट वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, फोनेटिक्स इज अबाउट द होल ह्यूमन स्पीच। इसमें सारी लैंग्वेजेस आ जाती है। बेसिकली इंसान मुंह से आवाज ही कैसे निकाल रहा है, उस चीज को हम बोलेंगे फोनेटिक्स। फोनोलॉजी में हम सेम साउंड सिस्टम को पढ़ेंगे, बट कीपिंग इन रेफरेंस ओनली वन पर्टिकुलर लैंग्वेज।
ये इनका मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फोकस करेगा हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ट्रांसमिटेड एंड परसीव्ड, एंड ये फोकस करेगा हाउ साउंड्स फंक्शन एंड कॉन्ट्रास्ट टू कन्वे मीनिंग, ठीक है। कि एक लैंग्वेज के अंदर उसमें कि देखो जैसे मैं मान लो मैंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अगर पूरा स्टडी करना है कि इसके अंदर जो ये साउंड है ये कहीं पे ये चा क्यों है, कहीं पे ये चा का क्यों है, एंड कहीं पे ये शा क्यों है। जैसे शेवरोलेट है ना, शैम्पेन, वहां पे इसकी साउंड शाह जैसी साउंड होती है ना, कहीं इसकी साउंड का है, कहीं इसकी साउंड चा है। तो अगर मुझे एक इंग्लिश में ही ये साउंड सिस्टम समझना है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स ऐसे क्यों है, तो उसको क्या बोल देंगे, फोनोलॉजी, ठीक है। बट अगर मुझे समझना है कि इतनी सारी जो पूरा ह्यूमन सिस्टम का ये साउंड सिस्टम है ये कैसे आता है, ये किस तरीके से बनता है, क्या अक्षर की क्या साउंड है, तो वो मेरे फोनेटिक्स में आ जाएगी। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? हम्म। तो ये यूनिवर्सल होगी, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होगी। ये मेन चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सब फील्ड्स में आर्टिकुलेटरी, अकॉस्टिक एंड ऑडिटरी है। यहाँ पे फोनेम्स, एलोफोन्स एंड मिनिमल पेयर्स है, ठीक है। एंड या स्टडीइंग हाउ पी प एंड बार फिजिकली आर्टिकुलेटेड, कि ये आवाज निकली कैसे है हमारे गले से, ये हम फोनेटिक्स में देखेंगे। एंड वाई प एंड बार डिस्टिंग्विशिंग मीनिंग, कि इनको यूज करने से मीनिंग कैसे बदल जा रहा है, वो हम फोनोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, चलो फोनेटिक्स बच्चों किसने दिया था ये, डेनियल जोन्स ने जो है इसको स्टार्ट किया था कि फोनेटिक्स की एक स्टडी होनी चाहिए कि वो पूरा जो ये आवाजें हैं ये कैसे निकल रही है। जब फोनेटिक्स कोई इंसान सीख जाता है तो वो अगर किसी को स्पीच थेरेपी चाहिए होती है तो वो भी दे सकता है, क्योंकि इस फोनेटिक्स के अंदर इतनी ज्यादा डीप स्टडी होती है कि अगर किसी इंसान को श और सा की दिक्कत होती है तो वो उसे करेक्ट करवा सकता है, ठीक है। तो ये फोनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। ही डेवलप कार्डिनल वोवल सिस्टम्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स में हमारे पास तीन आ जाएंगी, तीन चीजें आ जाएंगी। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एकॉस्टिक एंड ऑडिटरी। आर्टिकुलेटरी क्या है बच्चों, कि वोकल ऑर्गन्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं हमारे गले में, यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। वोकल ऑर्गन्स उन्हें बोलते हैं, जिसमें हमारा लैरिंक्स आ जाएगा, वोकल कॉर्ड आ जाएगा, ग्लोटिस आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका। तो वहाँ यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो हमारा वोकल ऑर्गन्स है, कि वहां से आवाज प्रोड्यूस कैसे हो रही है, इसे हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अकाउस्टिक में क्या आएगा, जो आपकी साउंड के लेवल होते हैं, ठीक है। अकाउस्टिक में साउंड के लेवल्स आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन, ठीक है, लेंथ ऑफ अ साउंड। देन ऑडिटरी में क्या आता है कि वो साउंड सुनी कैसे जा रही है ईयर के थ्रू, ओके। एंड वो हमारे ब्रेन को, वो ब्रेन हमारा कैसे प्रोसेस कर रहा है उस साउंड को, ये हम किस में समझते हैं, ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। स्पीच, फोन एंड एलोफोन, इनमें क्या डिफरेंस होता है मैंने, अच्छा स्पीच देखो कंटिन्यूअस स्पीच फ्लो होता है, फिजिकल एंड अनब्रोकन, जो कंटिन्यूअस आवाज आती चली जाती है, ठीक है। नो पॉज, पॉज बिटवीन साउंड्स, ये नेचुरल स्पीच होती है। फोन जो है ये मैंने बताया स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल साउंड, जैसे प प फोनिम्स वाला है फोन, ठीक है। एलोफोन जो है, एलोफोन क्या हो जाएगा बच्चों आपका, एक ही जो फोन है, एक ही साउंड जो है, मान लो प, ठीक है, वो डिफरेंट लेटर्स के साथ जुड़ के डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करेगी। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपने बोला पिन, पिन बोला आपने, एंड फिर आपने बोला स्पिन। अब दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ही पा की जो साउंड है ना वो डिफरेंट आएगी, क्यों, क्योंकि जब आप पा बोलते हो तो एक हवा पास होती है, पिन, है ना, पा, वो हवा पास होगी। लेकिन जब आप स्पिन बोलोगे तो जब आप बोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो हवा अंदर ही आपने एक खींच ली, एंड फिर जब आप पिन बोलोगे उसके बाद तो वो रुक करके आएगी, मतलब वो उतना ज्यादा क्लियर हवा पास नहीं होगी जब आपने सिर्फ पिन बोला है, ठीक है। इसकी अगर आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन सी द डिफरेंस, पिन एंड स्पिन, है ना, यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस। तो ये एस्पिरेटेड पी हो जाएगा जब आप पिन बोलोगे, जब स्पिन बोलोगे तो अनएस्पिरेटेड पी हो जाएगा।
इसे हम एलोफोन बोलते हैं बच्चों। डिफरेंट फोन्स ऑफ द सेम फोनिम, जब सेम ही एक शब्द है या फिर एक साउंड है, सेम साउंड है, उसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो जाए, ठीक है, उसकी डिफरेंट साउंड्स हो जाए बिकॉज ऑफ द अदर लेटर्स अटैच्ड विद इट, ओके, इसे हम बोलते हैं एलोफोन। एस्पिरेटेड साउंड क्या होगी, जिसमें से ऑडिबल पफ ऑफ एयर निकलेगा, जैसे फ, फ, फ बोलोगे आप, ठीक है। पिट, पिट, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि हवा पास हो रही है मुंह के अंदर से, ठीक है। जब लेकिन जब आप स्पिट बोलोगे तो वह आपने स बोलते टाइम हवा अंदर ले ली, तो वो अब आपको ऐसा लगेगा कि कोई हवा बाहर नहीं निकली, स्पिट, ठीक है, जल्दी से वो बोल दोगे। पिट में पूरा एक स्ट्रेस होगा, ओके। तो ये जहाँ जब हवा नहीं होगी, ठीक है, लैक दिस बर्स्ट ऑफ एयर होगा, तो उसे हम बोलेंगे अनएस्पिरेटेड साउंड। एंड जब वो हवा बर्स्ट ऑफ एयर है तो उसे बोलेंगे एस्पिरेटेड साउंड। डिफरेंस समझ में आया? ओके। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट गाइस, ये क्या होता है, देखो इस दुनिया में जितनी भी साउंड्स है जो ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए इन्होंने लेटर्स बनाए हैं, सिंबल्स बनाए हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज है, उन्हीं लैंग्वेज में ही जो लेटर्स है सिर्फ वही साउंड्स है, नहीं, बहुत सारी साउंड्स ऐसी है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है ही नहीं, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ना र नहीं बोल पाते ये लोग, र, र, जैसे हम बोलते हैं ना र, तो बहुत सारे लेटर्स है ऐसे जो इंग्लिश लैंग्वेज में वो है ही नहीं, हमारी लैंग्वेज में वो सारे शब्द है, ठीक है। लाइक य, जैसे हमारे में य शब्द है ना, य ऐसे ही लिखते हैं ना, मतलब हिंदी भी कमजोर हो गई, ऐसे लिखते हैं पता नहीं, आई जस्ट फॉरगॉट हिंदी गाइस। एनीवेज, तो बहुत सारे लेटर्स है हिंदी में जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, और या फिर बाकी सारी लैंग्वेज में भी है, जैसे जापानीज में, चाइनीज में, इनमें काफी लेटर्स ऐसे हैं जो हमारी लैंग्वेज में नहीं है, या हमारी लैंग्वेज में काफी लेटर्स साउंड्स ऐसी है जो इनकी लैंग्वेज में नहीं है, बट वो सारी की सारी इकट्ठी करके एक जगह कंपाइल करा करने का काम किसने करा है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, 44 साउंड्स ओनली इन इंग्लिश, यस, ठीक है। ये कब फाउंड हुआ था, आईपीए, इट वाज फाउंडेड इन 1886 में, ये फाउंड किया गया था, ठीक है। एंड इसका लेटेस्ट चार्ट आया है 2020 में। इसका पर्पस क्या है, वन साउंड वन सिंबल, ठीक है। तो जो भी एक साउंड है उसका एक सिंबल होना चाहिए ताकि इट इज इजी टू प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जंप लिखा, बैच लिखा, जज लिखा, इसमें जो ये डी और जी साथ लिख दिया है इन्होंने, इसको ज, हमारे यहाँ पे तो ज की साउंड देंगे ना, ज, बट इन्होंने क्या वो बनाया, जो आईपी है उन्होंने इसे रिप्रेजेंट करा ये डी और दिस सिंबल, ठीक है, ये सिंबल इन्होंने दे दिया ज की साउंड को। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। ये देखो मैंने पूरा चार्ट दिया है अभी आपको, इसमें देखो आप इस साइड में कुछ लेटर्स लिखे हैं, इस साइड में भी कुछ लेटर्स लिखे हैं, तो जो यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं यू विल रियलाइज कि ये वाले लेटर्स आपके मुंह की जो शेप बन रही है उसको दिखा रहे हैं, एंड ये वाली कि आपके किस तरीके से हवा पास हो रही है, ठीक है, किस तरीके से नोज का यूज हो रहा है, या फिर बाकी सारी चीजों का यूज हो रहा है, उस चीज को दिखा रहे हैं। मान लो जैसे ये माँ है, माँ, जब आप माँ बोलोगे तो आपकी नाक से भी थोड़ी सी आवाज आएगी, अब आपने नाक बंद कर दी तो माँ पूरा आप ठीक से नहीं बोल पाओगे, जब आपको जुकाम होता है तो आप माँ नहीं बोल पाते, ठीक से क्लियर नहीं बोल पाते, क्योंकि उसमें नेजल नाक का यूज होता है, ठीक है। प और ब क्या है, जैसे हमने बोला प, ठीक है, इसमें हमारे दोनों होंठ एक साथ जुड़ेंगे, प, तो ये बायलेबियल हो गया, बाय मतलब टू, लेबियल मतलब लिप्स, ठीक है, लेबियल मतलब लिप्स, दो लिप्स एक साथ जुड़ गए। प्लोजिव मतलब एकदम से हवा आई, प्लोजिव मतलब बर्स्ट ऑफ एयर, प, प, ठीक है, प, प। अभी देखो एक और इंफॉर्मेशन लिखे, सिंबल्स टू द राइट इन अ सेल आर वॉइस्ड, टू द लेफ्ट आर वॉइसलेस। अच्छा, जो भी सिंबल्स यहाँ पे राइट की तरफ लिखे हुए हैं वो क्या है, वॉइस्ड है। वॉइस्ड मतलब क्या होता है गाइस, अगर आप यहाँ पे हाथ लगाओगे ना, आपका एक ग्लोट्स होता है, यहाँ पे ग्लोट्स, ग्लोटिस, ग्लोटिस होता है, तो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। जब आप ब, ब बोलोगे तो वो वाइब्रेट करेगा, क्यों करता है वो वाइब्रेट, क्योंकि उसमें स्पेस कम होता है, ठीक है। जब उसमें स्पेस कम होगा तो वो
वाइब्रेट करेगा। तो वो वाइब्रेशन जब होती है तो ब, ठीक है, मतलब वाइब्रेशन जब होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, वॉइस्ड। तो वाइब्रेशन मतलब, वाइब्रेशन इज वॉइस्ड। एंड अगर वो वाइब्रेशन नहीं है, मतलब वो जो आपका ग्लोट्स है, ग्लोटिस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है, तो देयर वोंट बी एनी वाइब्रेशन। तो जब आप प बोलोगे, प प प, तो वो साउंड वो वाइब्रेट नहीं करेगा। अभी तो जब मैं बोल रही हूँ मेरा पूरा गला ऐसा लग रहा है वाइब्रेट कर रहा है, तो मतलब पूरा जो ये वोकल सिस्टम है ये अपने काम पे लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये पूरा मिक्सड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स है ना, डिफरेंट साउंड्स है, तो वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता है। बट कुछ अक्षरों के साथ वो वाइब्रेशन नहीं होगी, कुछ अक्षरों के साथ वाइब्रेशन होगी। जब वाइब्रेशन है तो वो उसे वॉइस्ड बोलेंगे, अगर वाइब्रेशन नहीं है तो उसे अनवॉइस्ड बोलेंगे या वॉइसलेस बोलेंगे। ठीक है, वॉइसलेस बोलेंगे। समझ आ गया आप लोगों को डिफरेंस? अभी आपको पूरा रटना नहीं है गाइस, यहाँ से आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट इट शोज कि काफी सारे जो साउंड्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, इसमें वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, देखो शेडेड एरियाज डिनोट आर्टिकुलेशन जस्ट इम्पॉसिबल। जो ये ग्रे शेडेड एरिया में है ना, इसका मतलब ये वाली साउंड्स इन चीजों का यूज करके निकल ही नहीं सकती। ये लेटरल फैब्रिकेटिव एंड बाइलेबियल का यूज करके साउंड बन ही नहीं सकती। मतलब आप दोनों लिप्स को जोड़ के, एंड ये लेटरल फैब्रिकेटिव इज समथिंग जो भी है, इसको इसका इस्तेमाल करके आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये चार्ट इसी चीज को शो करता है। ओके, चलो अभी हम इसे पढ़ेंगे और ज्यादा ये पूरी लिस्ट देखेंगे, बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, ये सब सब देखेंगे। ठीक है, स्पीच मैकेनिज्म्स एंड ऑर्गन्स ऑफ सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम है। अभी इन तीनों को अच्छे से देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो हमें सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि जो हमारी लंग्स है, डायफ्राम है एंड ट्रैकिया है, दीज आर कनेक्टेड इन दिस, एंड इसकी वजह से क्या होता है, हवा पास होती है ना। तो वो हवा के बिना तो हम साउंड निकाल ही नहीं सकते। अगर वो हवा अंदर बाहर नहीं जाएगी तो साउंड विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोवाइड्स द आउटगोइंग एयर स्ट्रीम नेसेसरी फॉर स्पीच। इंग्लिश में जो है पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम होती है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। फोनेटरी सिस्टम में क्या होता है, दिस इज लोकेटेड इन लैरिंग्स। अभी हम इसको देखेंगे, जहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जो वोकल कॉर्ड्स हमारे बिल्कुल ये जो थोड़ा ऐसा गड्ढा सा है ना, इसके ऊपर आप जब हाथ लगाओगे, कैन यू पीपल सी मी, यहाँ पे ये वाला एरिया, तो दिस इज द प्लेस जो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वॉइस साउंड होगी, जैसे ब, ड, ग, है ना। ड, ड बोलोगे तो अच्छा खासा वाइब्रेट करेगा, ड पूरा ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ हिल गया, है ना। एंड वहीं आप टा, 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 का ये बोलोगे तो ऐसा वाइब्रेशन नहीं होगी। ठीक है, मतलब बहुत आराम से ध्यान लगा के उस चीज के ऊपर फोकस करोगे, देन यू विल सेंस इट। तो vocal cords do not vibrate, then it is voiceless sounds like in प, ट, क, और भी बहुत सारे साउंड्स हैं। आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, जहाँ पे ये सारे ऑर्गन्स जो लेरिंग्स के अबव है, ऊपर है, वो सारे आ जाएंगे। जो हमारे ये मुंह वाला एरिया है, ठीक है, इसमें पूरा जो मुंह के अंदर का स्ट्रक्चर है, लिप्स हो गए, टंग हो गई, टीथ हो गई, जो ऊपर की वॉल है, नीचे की वॉल है, ठीक है, पूरा ये माउथ का स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटरी स्पीच। फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, एल्वियोलर रिज, टंग, टीथ, लिप्स, तो इसमें ये सारे आ जाएंगे। शेप्स द एयर स्ट्रीम इनटू डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड्स। ठीक है, लंग्स जो है पावरफुल सोर्स है, जिसकी वजह से वो एयर पास होती है, तो इसके बिना स्पीच इज नॉट पॉसिबल। लैरिंग्स क्या है गाइस, दिस इज योर वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है लोकेटेड अबव द ट्रैकिया बिलो द फेरिंग्स। अभी इसको देखते हैं हम, अभी इसकी पोजीशन देखेंगे। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस वॉइस, controls pitch and loudness, protects airway during swallowing, and regulates airflow from lungs to mouth. अभी हमें ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये रहा, ये आ गया आपका, देखो दिस इज योर ट्रैकिया गाइस। ठीक है, ये विंड पाइप है आपकी, ट्रैकिया आपकी विंड पाइप होती है, विंड पाइप। ये वाली जो पाइप है ये आपकी ईसोफेगस है, ईसोफेगस।
ईसोफेगस आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपकी फूड पाइप होती है ना। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है गाइस, ये आपका जो खाना खाते हो ना, इसे ये विंड पाइप में जाने से रोकता है। अगर ये एपिग्लोटिस ठीक से काम नहीं करेगा ना, आपका खाना विंड पाइप में चला जाएगा, जिसकी वजह से यू विल बी चोक्ड। ठीक है, मतलब कई बार आपको ऐसा लगता भी होगा, खाना खाते खाते आप बोल रहे हो, एकदम से ईसोफी ये एपिग्लोटिस में मतलब बोलते टाइम क्या है, एपिग्लोटिस हिलेगा थोड़ा सा, और ये जब हिलेगा तो वो खाना किस में चला जाएगा, आपके विंड पाइप में चला जाएगा। तभी बोलते हैं ना कि खाना खाते टाइम कभी बोलना नहीं चाहिए, और अगर वो खाना विंड पाइप में चला गया तो यू विल बी सफोकेटेड, आपको एकदम से सांस आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे है आपके वोकल फोल्ड्स। अभी इसको और देखेंगे, ये जो वोकल फोल्ड्स है ना गाइस, इसी को देखो, ये अगर क्लोज्ड है, ये अगर क्लोज्ड है तो आपकी वाइब्रेशन होगी थोड़ा सा, मतलब ऐसे आपको लगेगा कि वाइब्रेट हो रहा है। अगर ये पूरी तरीके से ओपन है तो क्या होगा, आपको वाइब्रेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर ये क्लोज्ड है या बहुत क्लोजली भी वहां पे प्लेस्ड है तो आपको वाइब्रेशन होगी। ठीक है, दिस इज योर ग्लोट्स, ग्लोट्स वाला एरिया है इसका। हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है, ये ग्लोट है ना। ये जो एरिया है ये इसका वर्टिकल व्यू है, मतलब ऊपर से व्यू दिखाया गया है ग्लोट्स का। ठीक है, ये जो सर्कल सा दिख रहा है ना आपको, ये जो सर्कल है, ठीक है, दिस इज योर व्यू फ्रॉम द टॉप, जो उसका टॉप का व्यू था। तो यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड्स है बिल्कुल सेंटर में, तो वोकल कॉर्ड्स का ये जो पूरा एरिया है इसी को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। इसके नीचे के एरिया को हम बोलते हैं सब ग्लॉटिस, ऊपर के एरिया को बोलते हैं सुप्राग्लॉटिस, एंड ये हो गया आपका एपिग्लॉटिस, जो आपका बचाता है कि आपका फूड कौन सी साइड में जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका बन के क्या हो जाएगा, लैरिंग्स। ठीक है, ये आपकी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साउंड प्रोडक्शन यहीं से पॉसिबल हो पाती है। देखो ये है कहाँ पे सिचुएटेड, कहाँ पे, ये ट्रैकिया के ऊपर। तो जो हवा है वो यहीं से तो ऊपर, मतलब अंदर बाहर जा रही है ना, तो जब वो हम बोल रहे हैं तो वो आवाज यहीं से प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो ट्रैकिया ये लैरिंग्स की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश के साथ साइंस में पढ़ा ये है आपका सिलेबस में पार्ट है विनिशा, ये आपका एग्जाम में आते हैं इस बार। शॉकिंग क्वेश्चंस थे ना आपके एग्जाम में, तो आई डोंट वांट कि आप लोग दोबारा से शॉक हो इतने ज्यादा। आप लोग तैयार रहो कि हाँ अब कुछ भी मर्जी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग लैंग्वेज को काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे जितना इजी तरीके से मैंने समझाया, आई थिंक। अब आप लोग अटकोगे तो नहीं इसमें। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आई, बट फिर भी हम काफी कुछ समझ सकते हैं। जो ऊपर का मुंह के ऊपर का एरिया है ना, एंड पीछे का, उसमें यहाँ पे कहीं ये हार्ड पैलेट आ जाता है। ठीक है, ये जो पीछे का एरिया एकदम जहाँ पे आपको एक चीज लटकती सी नजर आएगी ना, वो सॉफ्ट पैलेट वाला एरिया है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट। एंड एल्वियोलर रिज क्या होता है गाइस, आपका जो आपके लिप से जस्ट पीछे, ऊपर वाले लिप से जस्ट पीछे का एरिया आता है, जो ये मसूड़े होते हैं ना, इनके पीछे वाला एरिया, इसे एल्वियोलर रिज बोलते हैं। देखो जो यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे आपके मसूड़े के पीछे का एरिया होगा। फिर टीथ, लिप्स, टंग, ये आपको पता है, नॉस्ट्रल, नेजल कैविटीज आल्सो देयर, ये सब चीजें अब आपको पता है। ठीक है, ग्लोटिस क्या हो गया, ग्लोटिस इज द स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स, कंट्रोल्स वॉइसिंग एंड रेगुलेट्स ओवरफ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वॉइसलेस साउंड्स में हाई, लैप, फोर्थ, एंड वॉइस्ड में डाई, लैग, गर्ल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है, अगर ये दूर दूर है ना, तो वॉइस लेस साउंड आएगा। जो ओपन है, अगर ये ग्लोटिस ओपन है तो मतलब वो वॉइस लेस साउंड होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी। अगर क्लोज्ड है, नैरो है, तो वॉइस्ड होगी, मतलब वो वाइब्रेट करेगी। ठीक है, अभी आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ। मैसिव बोल के देखो, और जब मैसिव बोलोगे तो सा पे फोकस करो, क्या वो वाइब्रेशन दे रहा है। मैसिव बोलो, क्या आपको वाइब्रेशन फील हो रही है, मैसिव, बताओ। तो इसे वॉइस्ड बोलोगे या अनवॉइस्ड बोलोगे।
वॉइसलेस, सॉरी, नॉट अनवॉइस्ड, वॉइसलेस। गाइस, आप आर यू इवन प्रैक्टिसिंग? क्या आप मुझे बता पा रहे हो? वॉइसलेस, यस, वेरी गुड, सब बच्चों को पता चल रहा है ना? अब फ्लेवर बोलो। फ्लेवर में र के ऊपर फोकस करो। फ्लेवर बोलो, फ्लेवर, फ्लेवर। वॉइस्ड आ गया, वेरी गुड। अब टर्निप बोलो। टर्निप, टर्निप, पे ध्यान देना, ठीक है? टर्निप। ये वॉइस लेस आ गया, ये वॉइस्ड आ गया। यहाँ पे भी ये क्या आ रहा है? वॉइस लेस। ठीक है। अब यूज बोलो दोबारा से। यूज, यूज, यूज। नहीं हो रही ना वाइब्रेशन इसमें भी? सुनंदा, वो यूज को बोलने की कोशिश करो। यू के ऊपर फोकस नहीं, स के ऊपर फोकस करो। यू में थोड़ी सी वाइब्रेशन सेंस हो सकती है, बट स में नहीं होगी। यूज। ठीक है, वॉइस लेस आएगा। वॉइस लेस। तो अब अगर आपका एग्जाम में इस तरह से कोई भी वर्ड आएगा कि वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस है, क्या आप लोग फिगर आउट कर लोगे? हम्म। थोड़ा सा बस एक सेकेंड यहाँ हाथ लगा के बोलने की कोशिश कर। ठीक है। एंड जिसमें भी जैसे ऐसी वाली साउंड होगी वहां पे वो वाइब्रेट करेगा, जैसे ल में, र में, है ना? तो इन सारी चीजों में वो वाइब्रेट करता है। ठीक है। चलो, अभी ये वॉइसलेस एंड वॉइस्ड में ये देखो, ये सारे लेटर्स है यहाँ पे, ये सब वर्ड्स आप बोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, किसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन समझते गाइस। बायलेबियल मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जब आप इन वर्ड्स को बोलोगे, प, ब, म, व, है ना, तो आपके जो लिप्स है वो जुड़ेंगे साथ में। दोनों लिप्स साथ में जुड़ेंगे, तो बाय लेबियल, बोथ लिप्स। ठीक है। लेबियोडेंटल क्या होता है? जो आपका लोअर लिप है एंड आपका ये दांत है ना, ये दोनों टच होंगे एक साथ में, ये दोनों यूज होंगे। जैसे आप बोल के देखो, फ, 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 फा बोलोगे तो ये लोअर लिप आपके लोअर वाले टीथ के, जो लोअर वाला हमारे टीथ का सेक्शन है, उससे टच होगा। फा, 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 है ना? फा, वा, ये बोलोगे तो दिस इज लेबियोडेंटल। लोअर लिप प्लस अपर टीथ। लोअर लिप अपर टीथ नहीं होना चाहिए ये। फा, फा, फा। हाँ, अपर टीथ है, सॉरी। लोअर टीथ नहीं है। आई अपर टीथ ही है गाइस, लोअर टीथ नहीं है, आई डेंट रियलाइज। ठीक है, ये बोल के प्रैक्टिस करके ज्यादा पता चल रहा है ना? इंटरडेंटल मतलब टंग जो है दोनों टीथ के बीच में रहेगी, जैसे थ, थ। जब आप थ बोलोगे, द बोलोगे, तो आपकी जो टंग है वो दोनों टीथ के बीच में आएगी। अच्छा, यहाँ पे पता है इंग्लिश में जो लेटर्स अरेंज्ड है ना, वो रेंडमली अरेंज्ड है, इन साउंड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। बट गाइज, आप कभी हिंदी के लेटर्स को ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो बिल्कुल इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है। जो ये सारे लेटर्स है, जैसे थ, द, ध, ध, ना, जो भी है, ता, था, दा, ये जो चार लेटर्स एक साथ अरेंज्ड है, ये इंटरडेंटल है। ठीक है। ऐसे ही ये फ, व, ये देखो हमारे ये लेटर्स एक साथ आते हैं हिंदी में, ये लेबियोडेंटल है ना? ऐसे बाइलेबियल लेटर्स एक साथ आते हैं, प, भ, भ, ऐसे ये भ, ये एक साथ लेटर्स आते हैं। तो हिंदी में जो है, दिस इज लाइक आवर लैंग्वेज इज काइंड ऑफ, आई कैन से इन अ वे, इन दिस सेंस सुपीरियर, कि वो बहुत ही साइंटिफिकली लेटर्स उसमें ऑलरेडी अरेंज्ड होते हैं, है ना? साउंड, हाँ, साउंड अकॉर्डिंगली, कि हम कौन से मतलब अपने माउथ का कौन सा हिस्सा यूज कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में वो लेटर्स अरेंज्ड है। ठीक है। एल्वियोलर में क्या होगा? टंग टचेस एल्वियोलर रिज, जो आपकी जो टंग है ये ऊपर वाला जो आपका मसूड़े का पीछे का हिस्सा होता है उसको टच करेगी। जैसे ट बोलो, ट, ड, न, ला, सा, ज, रा, है ना? ये सारे लेटर्स में ऊपर वाला जो एरिया है उसको टच कर रही है। पोस्ट एल्वियोलर, जब आप ज बोलोगे, ज, तो आपकी टंग पीछे की तरफ जाएगी, पीछे का एरिया टच करेगा वो। ठीक है।
पैलेटल में क्या है, य टंग नियर हार्ड पैलेट, मतलब जो ऊपर की पीछे की तरफ की जो आपका एरिया ना जो हार्ड होता है, एकदम आपका जो ऊपर का मसूड़े का एकदम पीछे का एरिया, ठीक है। जब आप ज बोलोगे ज, तो आपकी टंग पीछे की तरफ से उसे टच करेगी, ठीक है। बैक ऑफ टंग एंड सॉफ्ट पैलेट, अब यहाँ पे जब आप क बोलते हो तो यू विल सेंस कि आपकी आवाज बहुत पीछे से आती है, क ग, ठीक है, क ग, तो इसमें बहुत पीछे से आवाज आएगी आपकी, ये वेलर हो गया। ग्लोटल में क्या हो गया, जो आप अब किसी भी हिस्से का यूज नहीं कर रहे हो अपने माउथ के, ये आप बिल्कुल डायरेक्ट आवाज निकाल रहे हो अपने ग्लोट से, ठीक है। हा, हा, जब आपने हा बोला आपकी टंग कहीं भी किसी भी चीज से टच नहीं हुई, ना ही आपके लिप्स टच हुए, ना ही टिथ आपके टच हुए, तो आप हा, हा बोलोगे तो वो साउंड जो है डायरेक्ट आपके ग्लोट से निकलेगी, डायरेक्ट हवा बाहर पास होगी, ठीक है। ये सारे समझ में आए आपको, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो वो जो हमने आईपीए का चार्ट देखा था ना, उसमें जो हॉरिजॉन्टल में नाम लिखे हुए थे, वो थे आपके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, जो यहाँ पे चला गया ना, ये दिस इज योर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि आपकी साउंड कैसे बाहर निकल रही है, कि आपके माउथ में कौन से हिस्से को वो साथ में रख रही है, ठीक है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बाद है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कि वो आवाज निकल कैसे रही है, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि कौन से हिस्से उसमें इन्वॉल्व है, अब वो कैसे आवाज निकलेगी, मतलब जब वो आवाज निकली है तो क्या आवाज मतलब हवा एकदम से बाहर आई, जैसे आपने बोला प, तो एक प्लोजिव, मतलब ऐसा लगता है बर्स्ट ऑफ एयर जो है बाहर आएगी, कंप्लीट क्लोजर देन बर्स्ट ऑफ एयर। पहले आप मुंह को पूरा बंद करोगे, ऐसे बंद करोगे फिर बोल पाओगे पा, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीटली क्लोज एंड देन यू विल प्रोड्यूस द एयर और द साउंड, ठीक है, पा, ठीक है, ये प्लोजिव हो जाता है। फ्राइकेटिव क्या होगा, एयर फोर्स थ्रू नैरो गैप, जैसे फा, तो थोड़ा सा आपका जगह बचेगी, ठीक है, फा, वाह। एफ्रिकेट क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे आपने ज बोला, ज, च, तो इसमें आप थोड़ा रोक भी रहे हो एंड डायरेक्ट अपने हवा जो आवाज है साउंड है उसको बाहर भी निकाल रहे हो। नेजल में क्या होगा, नोज इन्वॉल्व होगी, म, न, ये सारे जब लेटर्स आप बोलोगे साउंड्स बोलोगे तो आपकी नोज इन्वॉल्व होगी। लेटर लिक्विड में क्या है, आपका जो साउंड है वो टंग के साइड से बाहर निकलेगा, जैसे ला बोलो, ला, ला बोलोगे तो आपका जो लिप ये टंग है ऊपर वाले एल्वियोलर एरिया से टच करेगी एंड साउंड जो है उसके साइड से बाहर निकलेगी, ला, ठीक है। रोटिक लिक्विड क्या है, टंग कर्ल, जब आप र बोलते हो तो आपकी टंग थोड़ी सी कर्ल होती है, र, र, ठीक है, अंदर की तरफ थोड़ी सी कर्ल होती है वो। ग्लाइड्स मतलब जब आप की साउंड जो है थोड़ी सी ऐसे लगेगी दैट इट इज ग्लाइडिंग, मिनिमल ऑब्स्ट्रक्शन ग्लाइड इनटू वॉवल, इट विल साउंड लाइक अ वॉवल, जैसे आप या बोलते हो, या, या, ठीक है। तो दीज वर योर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो पहले में हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ा, yes, this was place of articulation and this was manner। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल में वो क्या देते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, एंड वर्टिकल लिस्ट में लेफ्ट साइड में दे हैव रिटन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। चलो वॉवल्स तो वी ऑल नो गाइस, वॉवल्स हमें अच्छे से पता है, इसमें टंग की हाइट, हाँ ये देख लेते हैं एक बार हम, जब हम इन लेटर्स को बोलते हैं तो किस तरीके से हमारा जो फेस है वो क्या वो बनाता है, शेप बनाता है, ठीक है। जब आप सी बोलोगे, ठीक है, सी, सी बोला तो आपका माउथ जो है ऑलमोस्ट क्लोज हुआ, टू, सी, तो इसमें क्लोज होगी, जो हाइट ऑफ द माउथ होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। आई बोला आपने, आई, तो थोड़ी सी क्लोज है, मतलब ज्यादा क्लोज नहीं। जब आपने बेड बोला, बेड, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ओपन हुआ, एंड जब आपको बहुत ज्यादा ओपन करना है, कैट, तो आपको अच्छा खासा मुंह खोलना पड़ेगा, कैट, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, पोजीशन ऑफ योर माउथ की वो कितना ओपन होता है जब आप इन वॉवल्स को बोलते हो।
सो वी हैव मोनोथॉन्ग्स, मोनोफ्थॉन्ग्स एंड डिफ्थॉन्ग्स, ठीक है। ये मोनोफ्थॉन्ग्स आपके 12 होते हैं गाइस। 12 मीन्स ये इतने वॉवल के साउंड्स आर पॉसिबल। शॉर्ट वॉवल्स एंड लॉन्ग वॉवल्स में अभी मैंने बताया, जिसमें साउंड लंबी जाएगी वो लॉन्ग, जिसमें साउंड छोटी जाएगी वो शॉर्ट, ठीक है। डिफ्थॉन्ग्स में क्या होता है, एक वॉवल दूसरे वॉवल में ग्लाइड करता है, ठीक है। जैसे पू वर्ड, पू अ, दोनों की साउंड एक साथ आ रही है, हे अर, हेयर, अ ए की साउंड एक साथ आ रही है, ठीक है। हेयर, हेयर, ये दो वॉवल की साउंड एक साथ ग्लाइड करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्थॉन्ग्स। सिंगल वॉवल साउंड इन विच टंग मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द सेम सिलेबल। सुप्रा सेगमेंटल क्या होता है गाइस, जो आपकी ये पिच, टोन, इंटोनेशन, स्ट्रेस, इन सब चीजों के बारे में होता है, मोर देन योर स्पीच साउंड्स, कि आपकी जो लेवल ऑफ साउंड्स है वो उस चीज को सुप्रा सेगमेंटल दिखाता है। दिस इज सिमिलर कॉन्सेप्ट टू योर प्रोसोडिक फीचर्स। प्रोसोडिक फीचर क्या होते हैं, हमने लिटरेचर में भी ये पढ़ा था, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस में, जो आपके वर्क में रिदम देता है ना, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस आप उसमें डाल रहे हो, इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उस चीज को हम प्रोसीडी, हमने पढ़े हुए थे, है ना, प्रोसीडिक फीचर्स उसे बोलते हैं। तो सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स आ रहे हो सिमिलर टू प्रोसोडिक फीचर्स। इसमें भी इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम, पिच, लाउडनेस एंड टेम्पो आता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज रिवील करते हैं, एटीट्यूड, मीनिंग, इमोशन, ये सारी चीजें ये रिवील करते हैं। पिच क्या है गाइस, हाईनेस और लोनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। ये आपको एक एक लाइन में पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में अगर आ गए तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। इमोशन, एटीट्यूड एंड ग्रामेटिकल मीनिंग अगर दिखाता है, ठीक है। टोन क्या होती है, टोन मतलब जब आप किसी भी चीज को ऊपर कम आवाज में या निचली आवाज में बोलोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है, दिस इज योर टोन। तभी हम बोलते हैं ना, वॉच योर टोन। अगर कोई बहुत इंसान आराम से बोल रहा है तो हम बोलेंगे कि बहुत हम्बल है। वहीं अगर कोई वही सेम बात कोई बहुत ऊंची आवाज में बोल देगा तो हम बोलेंगे थोड़ा बदतमीज है या एंग्री इंसान है। तो इसे हम टोन बोलते हैं। ये इस अच्छा, इंग्लिश है ना आपकी टोनल लैंग्वेज नहीं है, एंड हमारी हिंदी लैंग्वेज टोनल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, आप किसी भी वर्ड को कितना स्ट्रेस देके बोल रहे हो, उसके बेसिस पे उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाना, इसको बोलते हैं टोनल लैंग्वेज होना। जैसे मान लो आपने पीके मूवी का वो सीन देखा, अच्छा वाला, अच्छा वाला, है ना, उसमें वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है एक्चुअली, कि अच्छा को अगर आपने अच्छा ऐसे करके बोला तो इसका मतलब आप सोच रहे हो, अच्छा ऐसे करके बोला तो आप मतलब ऐसे डरा रहे हो, ठीक है, और मतलब अच्छा ऐसे करके पूछा तो आप मतलब कंफ्यूज हो, ठीक है। तो सेम वर्ड को आप किस टोन में बोल रहे हो, इस हिसाब से उस वर्ड का ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये कुछ लैंग्वेजेस में, चाइना में भी है, मैंड्रिन में है, योरूबा में है, थाई लैंग्वेज में होता है, इंडियन लैंग्वेजेस में होता है। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में आप किसी भी वर्ड को कैसे भी बोलो, उसका मीनिंग सेम ही रहेगा। समझ आया आप लोगों को, उस वर्ड का मीनिंग सेम ही रहेगा। हिंदी में मीनिंग भी चेंज हो जाता है विद द चेंज ऑफ टोन। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ टोन, लाइक कौन सी लैंग्वेज टोनल है नहीं है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट, ये इंफॉर्मेशन हमेशा याद रहेगी? हम्म, ठीक है। इंटोनेशन क्या होता है, पिच पैटर्न अक्रॉस, दैट्स व्हाई कॉल्ड इंग्लिश इज पोलाइट लैंग्वेज, वी कैन से दैट, बट ऐसे इतने मतलब उनकी लैंग्वेज में पोलाइटनेस हो सकते हैं, लोगों के अंदर पोलाइटनेस कमी देखने को मिलेगी। एनीवेज लेट्स नॉट जनरलाइज। हाँ, इंटोनेशन में क्या है गाइस, पिच पैटर्न होता है इंटोनेशन में, अगेन आपका कितना आवाज ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है, अक्रॉस द होल अटरेंस, ठीक है। सेंटेंस टाइप, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, ये ऐसे बता देते हैं। जैसे मान लो हमने बोला आर यू कमिंग, है ना, आर यू कमिंग में मुझे बोलना है, तो यहाँ पे आर यू कमिंग में मैंने कहाँ स्ट्रेस दिया, ये डिसाइड कर सकता है कि ये क्वेश्चन है या कमांड है। नहीं, यू आर कमिंग, ऐसे यू आर कमिंग तो मैंने बोल दिया कमांड हो गई है, यू आर कमिंग, ओके। अगर मुझे क्वेश्चन की तरह बोलना है, यू आर कमिंग, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इंटोनेशन हो गई, जो स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड उसका चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है,
प्रोमिनेंस ऑफ सिलेबस, तो हमने सिलेबस के अंदर स्ट्रेस देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेसेस के हिसाब से हमारा आयम्बिक पेंटामीटर बन जाता है ना। आयम्स थे, डेक्टाइल थे, बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे ना गाइस स्ट्रेस से रिलेटेड, याद है ना आपको? तो वो किस वर्ड पे किस तरह का स्ट्रेस आता है, हाई पिच, ग्रेटर लाउडनेस, लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है। नाउ फोनोलॉजी इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अच्छा ये तो हमने बता ही दिया मैंने आपको, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो साउंड्स की स्टडी होगी उसे हम फोनोलॉजी बोल देते हैं। एंड फोनेटिक्स में इट इज जस्ट द फिजिकल प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड्स ऑफ ऑल द साउंड्स ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है। एंड दिस इज रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, ये इसका की डिफरेंस हो जाएगा। फोनेम्स, एलोफोन्स, सिलेबल स्ट्रक्चर ये हमने सब देख ही लिया है। ठीक है। कॉन्सोनेंट, वॉवल्स, वी हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ फोनोलॉजी, तो फोनोलॉजी की वजह से हमें प्रोनाउंसिएशन, इंटेलिजेंस ये सब समझ में आता है कि भाई अगर हमें एक वर्ड बोलना है तो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किस जगह पे क्या होनी चाहिए। रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हमने बोला रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड क्या हो जाता है? जो आपका डेटाबेस होता है। अगर मैंने बोला रिकॉर्ड, जिसमें मैंने री पे फोकस कर दिया, तो वो रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। तो वर्ब में क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड। ठीक है। एक्सेंट वेरिएशन, एक्सेंट्स आर सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल पेयर, तो एक्सेंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इंग्लिश एक्सेंट एंड ब्रिटिश एक्सेंट किस तरीके से डिफरेंट हो सकता है। देखो यहाँ पे कंफर्टेबल वर्ड लिखा है, अब हम पूरा क्या बोलते हैं? कंफर्टेबल। ब्रिटिश बोलेंगे कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब अलग तरीके से बोलेंगे, ऑब्वियसली मैं उस चीज को एज इट इज प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। तो इंडियन लोग वर्ड को एज इट इज पढ़ते हैं जैसे वो वहां पे लिखा होता है। तो ये हमारा किस में डिसाइड होता है? एक्सेंट में। ठीक है। कंफर्टेबल, हम र को बोलेंगे, ये लोग र को नहीं बोलते, ये कंफर्टेबल बोलते हैं, कंफर्टेबल। कार को ये बोलेंगे का, का मतलब का बोल देंगे सिर्फ, कार में र की साउंड इनकी आएगी ही नहीं। ठीक है। तो फोनोलॉजिकल सिस्टम्स डिफरेंट होते हैं, इसकी वजह से ये डिफरेंस आता है, नॉट बिकॉज इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है। ठीक है। एक्सेंट वेरिएशन, प्रोनाउंसिएशन डिसऑर्डर, यहाँ ये हमें पता चलता है। लैंग्वेज टीचिंग हमारी आसान हो जाती है व्हेन वी स्टडी फोनोलॉजी। तो अगर किसी इंसान को मतलब लैंग्वेज सीखनी है तो फोनोलॉजी का टीचर उसको मिलना चाहिए, तभी वो अच्छे से सिखा पाएगा, बिकॉज दैट पर्सन विल नो द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज इन डेप्थ। ठीक है। अभी स्पीच पैथोलॉजी क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, अगर किसी इंसान को कुछ पर्टिकुलर लेटर्स बोलने में दिक्कत आ रही है तो फोनोलॉजी की वजह से ये पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर वो दिक्कत क्यों आ रही है एंड उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो ये अच्छे से हेल्प कर सकता है आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड डिजाइन थेरेपी फॉर दैट पर्सन। मोर्फोलॉजी क्या हो जाता है गाइस? आपका साउंड जो फॉर्म होता है, जब आप पूरा एक स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट यूनिट बनाओगे जिसका मीनिंग निकलना चाहिए, उसे हम मॉर्फीम्स बोलते हैं। एंड मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी स्टडीज मॉर्फीम्स की किस तरीके से स्मॉलेस्ट मीनिंग बेयरिंग यूनिट्स बनते हैं। फ्री मॉर्फीम क्या होते हैं आपके? जो बिना किसी और लेटर के एकदम इंडिपेंडेंटली अपने आप में मीनिंग होल्ड करते हैं, ये हो जाएंगे फ्री मॉर्फीम। कैन स्टैंड अलोन, मतलब जैसे कैट मैंने बोला, तो कैट अपने आप में मीनिंग होल्ड करता है, इसमें कोई भी लेटर मुझे डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है या किसी और के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है। बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं? जो किसी और से जुड़ करके मीनिंग बनाते हैं, जैसे एस अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखता, आईएनजी कोई मीनिंग नहीं रखता, अन कोई मीनिंग नहीं रखता, बट जब ये एस कैट के साथ जुड़ जाएगा तो ये मीनिंग बना देगा कैट्स। तो बाउंड मॉर्फीम्स क्या हो जाएंगे? जो किसी और के साथ जुड़ करके मीनिंग बनाते हैं। ओके। फ्री मॉर्फीम्स जो अपने आप में खुद में मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है। रूट एंड एफिक्स आप लोगों को पता होंगे, रूट क्या होता है? मेन कोर वर्ड। ठीक है। जैसे अनहैप्पीनेस एक वर्ड हुआ तो इसमें से हैप्पी क्या हो गया? आपका कोर वर्ड हो गया। अन हो गया आपका प्रीफिक्स। ये तो हमने स्कूल में बहुत मतलब फोर्थ फिफ्थ में ही पढ़ लेते हैं ना। हैप्पीनेस, अभी नेस क्या हो गया? ये आपका सफिक्स हो गया। ठीक है। सफिक्स हो गया।
तो ये यही सारी चीजें दी हुई है। इसमें से इनफिक्स एंड सरकमफिक्स देख लेते हैं। इनफिक्स बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत रेयर है, कि इसका एग्जाम्पल भी नहीं मिला ढूंढने पे। तो ये इनफिक्स है जब दो पूरा एक वर्ड है उसके बीच में कोई एक लेटर घुसा दो, तब उसे क्या बोल देंगे, इनफिक्स। ठीक है, जैसे मान लो हैप्पी है, हैप्पी में मैंने बीच में कुछ वर्ड घुसा दिया एंड लाइक दिस, तो ये इनफिक्स हो जाएगा। सरकमफिक्स क्या है, जैसे हैप्पी के पहले और बाद में अनहैप्पीनेस मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये आपका सरकमफिक्स हो गया कि दोनों साइड्स में आपने सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगा देंगे। ठीक है, ये भी इंग्लिश में कम देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आपको इसके भी नहीं बनेंगे। तो ये दिस इज टू पार्ट एफिक्स। कंपाउंडिंग क्या होती है, जब आप दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ दो, जैसे ब्लैक प्लस बोर्ड विल गिव यू ब्लैक बोर्ड। ठीक है, टूथ प्लस ब्रश विल गिव यू टूथ ब्रश। ठीक है, जो हमने कैनिंग पढ़ा था ना, कैनिंग, कुछ कुछ वैसा वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैनिंग आप लोगों को याद हो गया, ओल्ड इंग्लिश में हमने पढ़ा था ये कैनिंग, है ना, पोर्टमोन्टुआ पढ़ा था, अभी वो भी दोबारा से पढ़ेंगे। अच्छा, इन्फ्लेक्शन क्या होता है गाइस? इन्फ्लेक्शन इज जब आपके पास जो रूट वर्ड है उसी के वर्ड के आपने चेंज करते चले जाओ, उसी वर्ड के एंड में, उस वर्ड के एंड में जब आप चेंज करते जाओगे। हाँ, कैनिंग का मैंने एग्जांपल दिया था, वेल्स रोड, है ना, जो सी को दिखाता है। तो इन्फ्लेक्शन इज जब आप एक रूट वर्ड के एंड में चेंज करते चले जाओ, तो वो मीनिंग में चेंज हो जाएगा। नॉट कंप्लीटली, लाइक नॉट कंप्लीटली मीनिंग में चेंज होगा, वो कोर वर्ड रहेगा। जैसे कैट है, अब मैंने यहाँ पे लास्ट में एस लगा दिया, तो ये कैट्स हो गया। तो ये मैंने इन्फ्लेक्शन कर दिया, इसमें एक ही वर्ड के लास्ट में कुछ चीज ऐड कर दी, तो ये इन्फ्लेक्शन हो गया। जैसे वॉक है, तो इस वॉक में मैं वॉकिंग कर सकती हूँ, वॉकड कर सकती हूँ, वॉक्स कर सकती हूँ, वॉकेबल कर सकती हूँ, वॉकेबल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैं इसमें इन्फ्लेक्शन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेन कोर आइडिया चेंज नहीं होगा। ठीक है, मेन कोर आइडिया चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये टेंस, नंबर, जेंडर, कंपैरिजन, तो बिग में जैसे बिगर कर दिया, बिगेस्ट कर दिया। तो जब भी आप मेन रूट वर्ड को लेके उसमें लास्ट में चेंजेस करोगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। इंग्लिश ओल्ड लैंग्वेज जो है बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज थी। इसका मतलब क्या है कि उसका रूट वर्ड को ही ये लोग बहुत ज्यादा चेंज करते चले जाते थे, उसमें कुछ एडिशन करते चले जाते थे, चेंजेस करते चले जाते थे, जिसकी वजह से वो मतलब ऐसे याद रखने में, या फिर हम कह सकते हैं वेराइटीज बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, उसको लेस इन्फ्लेक्टेड बनाया, उसको बहुत ही कम इन्फ्लेक्टेड बनाया। तो यहाँ पे देखो सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। प्लूरल करने के लिए पोजेसिव में आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर एस। अगेन प्रोग्रेसिव में आप आईएनजी लगाओगे, पास्ट टेंस में ईडी, पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी या इरेगुलर, कंपेरेटिव में ईआर, सुपरलेटिव में ईएसटी। ये सारे आपके इन्फ्लेक्शन के टाइप हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ भी इन्फ्लेक्शन प्रीफिक्स के तौर पे क्यों नहीं लगती? प्रीफिक्स में इन्फ्लेक्शन मतलब इन्फ्लेक्शन कभी भी प्रीफिक्स नहीं होगी, हमेशा सफिक्स होगी। द रीजन इज कि अगर हमने पहले लगा दिया, जैसे मान लो मैंने हैप्पी में अनहैप्पी कर दिया, तो ये तो इस पूरे कोर वर्ड का मीनिंग चेंज कर देगी। तो हमें पूरा कोर वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसका आगे से इन्फ्लेक्ट करना है कि उसका कोर मीनिंग सेम रहे। बस उसका जेंडर चेंज हो सकता है, उसका आप प्लूरैलिटी चेंज कर सकते हो, कि वो नंबर चेंज कर सकते हो, सिंगल है या प्लूरल है, या टेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट कोर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम प्रीफिक्स नहीं यूज करते इन्फ्लेक्शन में। ठीक है, हमारा प्रीफिक्स कब लगता है, डेरिवेटिव में, जब उसका हमें मीनिंग ही चेंज करना हो, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डेरिवेशन। डेरिवेशन क्रिएट्स न्यू वर्ड्स, ऑफन चेंजिंग मीनिंग और क्लास। ठीक है, जैसे हैप्पी में हैप्पीनेस, अब यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे हमें मीनिंग चेंज करनी हो या क्लास चेंज करना हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका डेरिवेशन बोल देंगे हम उसे। ठीक है, काइंड का अनकाइंड, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। गवर्न का गवर्नमेंट, ये क्लास चेंज हो जाएगी।
ठीक है, ये नाउन हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। तो जब भी हम ऐसे एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हैं तो उसे क्या बोल देंगे, डेरिवेशन। क्लास चेंज करिए तो डेरिवेशन। ठीक है, क्या आपको डिफरेंस समझ में आया इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन के बीच में? ओके। नेक्स्ट इज नॉमिनलाइजेशन गाइस। इसमें क्या होता है, वर्ब एंड एडजेक्टिव को किस में बनाते हो, नाउन में चेंज करते हो बस। जैसे डिसाइड एक वर्ब है, इसको आपने चेंज करके डिसीजन कर दिया, सो दिस इज नॉमिनलाइजेशन। सिंपल। वर्ब एंड एडजेक्टिव को जब हम नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज योर नॉमिनलाइजेशन। ठीक है। क्लिपिंग क्या होता है, जब हम एक पूरे बड़े वर्ड का कोई शॉर्ट वर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए हमने बोल दिया एड, है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, क्लिपिंग हो गया। यूट्यूब के लिए हमने बोल दिया वाईटी, है ना। तो वाईटी तो वैसे ही एक्रोनिम हो जाएगा, क्योंकि वो उसका थोड़ा छोटा है ना, मतलब सॉरी, मतलब क्लिपिंग में क्या होगा, आप जस्ट स्टार्टिंग का वर्ड रखते हो उसका, ठीक है, पूरा नहीं रखे। जब अगर मैंने यूट्यूब का वाई टी कर दिया तो ये एक्रोनिम हो जाएगा गाइस। जब आप कुछ लेटर्स का फर्स्ट लेटर लेते हो, जैसे नासा, नासा आपका एक्रोनिम है, ठीक है, क्योंकि आपने हर फर्स्ट वर्ड का एक एक लेटर ले लिया, तो दैट इज योर एक्रोनिम। क्लिपिंग इज जब आप पूरे वर्ड का छोटा सा पार्ट अपने पास रख लो उसी के थ्रू। हाँ, इंस्टाग्राम का इंस्टा कर दिया, ठीक है, पर फेसबुक में जो एफ बी हम बोलते हैं वो आपका क्लिपिंग ना होके एक्रोनिम होगा। ठीक है। पैराफ्रेज, पेरीफ्रेजेस आप लोगों को पता होगा गाइस, जब आप बड़े सेंटेंस को क्या करते हो, छोटा कर देते हो। ठीक है, यूजिंग अ लॉन्ग फ्रेज इंस्टेड ऑफ, नो सॉरी, उल्टा करते हो, यूजिंग अ लॉन्ग फ्रेज इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड और शॉर्टर फॉर्म, उल्टा करते हो, छोटे को बड़ा करते हो। जैसे एक आ, वो था ना आपका, न्यू क्रिटिक है क्लिंथ ब्रूक्स, उनका आइडिया था ना, पैराफ्रेज इज अ हेयर से करके उन्होंने बोला था। मतलब पैराफ्रेजिंग इज नॉट अ गुड थिंग, कि आप उसमें आप जो हम स्टोरीज नॉवेल्स या हमारी जो ये जितने भी लिटरेचर का टेक्स्ट है उसकी पैराफ्रेजिंग इज नॉट गुड, उसका एसेंस खो जाता है जब भी हम पैराफ्रेजिंग करते हैं तो। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग इज, पोएट्री की तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली पोएट पोम को जब हम उसकी समरी करते हैं तो हम एक तरीके से बहुत अनजस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। लेक्सिम क्या होता है, अगेन बेस यूनिट ऑफ मीनिंग गाइस। जैसे मान लो ये इतने सारे वर्ड्स है, रन, रन्स, रैन, रनिंग, इसमें बेस वर्ड क्या हो जाएगा, रन। तो जो आपका रूट वर्ड है, जिसका सबसे कोर इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल वर्ड है, उन सभी के अंदर जिस वर्ड के अंदर इन्फ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, लेक्सिम। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ वर्ड फॉर्म्स विद सेम मीनिंग। सेमीम क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लो एक वर्ड मैंने लिया, उसको हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वुमेन को हम ह्यूमन बोल सकते हैं, एडल्ट बोल सकते हैं, फीमेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो समीम इज उस वर्ड से और क्या क्या मीनिंग ड्राइव हो गया। तो समीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, इट रिप्रेजेंट्स द कोर सेमेंटिक फीचर। जब भी आपको सेम दिखेगा ना, सीम, इट मीन्स मीनिंग, इसे आप याद रखने वाले। ठीक है। सेमेंटिक में क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ मीनिंग, कि मीनिंग कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दैट मेक अप द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और मॉर्फीम। ठीक है, मॉर्फीम इज अ रियल लिंग्विस्टिक यूनिट वाइल सिमीम इज अ कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। ये मेन डिफरेंस हो गया। मॉर्फीम भी देखो, आप बोलोगे कि मैम मॉर्फीम भी तो आपने बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होता है, तो समीम और मीनिंग तो सेम हो गया। बट समीम इज कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, कि वुमेन से आप क्या आइडिया लगा रहे हो। आपके दिमाग में जब वुमेन आती है तो आपके दिमाग में ह्यूमन आता है, आपके दिमाग में मदर आ सकती है, आपके दिमाग में फीमेल आ सकती है, आपके दिमाग में मतलब एडल्ट इंसान आ सकता है। जब आप वुमेन बोलते हो तो आप छोटी बच्ची को तो नहीं इमेजिन करते हो। तो उस पर्टिकुलर वर्ड से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स के आइडिया जुड़े हुए हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके समीम में आ जाएंगे। समझ आया डिफरेंस, मेन डिफरेंस की मॉर्फीम इज जस्ट योर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, बट सिमीम इज कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, कि उससे और कौन कौन से आइडियाज कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है। ब्लेंडिंग एंड पोर्टमोन्टोआ गाइस, ये दोनों बहुत ही सिमिलर से वर्ड है, इनमें क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। जैसे दोनों को ही हम, दो वर्ड्स हम लेंगे,
उन दोनों को ही आधा आधा करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हमने स्मोक स्मोक एंड फॉग पढ़ा था, स्मोक प्लस फॉग। इससे याद आया गाइस, आप लोगों ने पीडीई की क्लास करी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्लासिकल स्मोक होता है एक, दूसरा होता है आपका फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल कौन से टाइम पे होता है, मुझे वो बता दो। फोटोकेमिकल स्मोक कौन से टाइम पे होता है? वेरी गुड, समर में। वेरी गुड, ठीक है, चलो याद है आप लोगों को, लॉस एंजलिस में था। वेरी गुड, परफेक्ट। एंड दूसरा आपका क्लासिकल था, है ना? क्लासिकल कौन सी जगह पे था? क्लासिकल स्मोक की सिटी, लंदन। वेरी गुड, चलो यू ऑल हैव रिवाइज्ड, परफेक्ट, सो प्राउड ऑफ यू गाइस। विंटर में होता है, यस। ठीक है, स्मोक प्लस फॉग, एंड इसने क्या बना दिया? स्मोक। तो ये दो चीजों को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लेंडिंग। फोर्थ मोन्थोआ में ऐसा लगेगा कि दो साउंड्स जो है एक दूसरे के साथ इन्फ्यूज हो गया है। ठीक है, जैसे मॉर्टल में देखो, मोटर एंड हॉट होटल, है ना, ये एक दूसरे के साथ इन्फ्यूज हो गया है। मो एंड हो का ओ इन्होंने एक साथ जोड़ दिया है। वैसे तो सिमिलर सी चीज इसमें भी हो रही है, स्मोक एंड फोक का ओ जुड़ा हुआ है। काइंड ऑफ ये दोनों सेम चीज से ही होते हैं, बट इसमें जो है फ्यूजन ऑफ साउंड होगा, एंड इसमें इनिशियल एंड फाइनल पार्ट ऑफ द वर्ड्स जो है जुड़ते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, चलो। ऑल पोर्टमोअस आर ब्लेंड्स बट नॉट ऑल ब्लेंड्स आर पोर्टमोआ, ये हमें याद रखना है। ठीक है, वर्ड क्रिएशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं गाइस? देखो, जब हम वर्ड को क्रिएट करते हैं तो इंटरनल चेंज आता है। जैसे हमने बोला सिंग का सैंग हो गया, संग हो गया, तो ये सिंग के अंदर ही हमने कुछ चेंज किया ना, ये आई को चेंज कर दिया ए में एंड यू में, तो ये इंटरनल चेंज कर दिया हमने। ठीक है, सप्लीशन क्या होता है? जब एक वर्ड को हम बिल्कुल डिफरेंट न्यू मीनिंग दे देते हैं, तो वो को हमने वेंट बना दिया। मीनिंग सेम है, सिर्फ टेंस चेंज हुआ है, बट उस वर्ड की फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई, तो इसे क्या बोल देंगे? सप्लीशन। ये इस तरह के वर्ड्स आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कन्वर्जन क्या हो जाएगा? कन्वर्जन में जब आप वर्ब और नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ईमेल करना, ये आपका वर्ब भी हो सकता है, और ईमेल अपने आप में एक नाउन भी है। सो ऐसे बोलते हैं ना, लेट्स गूगल इट, तो गूगल इट करना मतलब वर्ब भी हो गया है, नाउन भी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जन। ठीक है, जीरो डेरिवेशन के साथ। डेरिवेशन में हमने देखा था क्लास चेंज होती है, आप लोगों को याद है? डेरिवेशन में मीनिंग एंड क्लास चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे वर्ड में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड हुए बिना ही उसकी क्लास चेंज हो रही है। वो वर्ब से नाउन हो सकता है, नाउन से वर्ब हो सकता है। समझ आया आप लोगों को अभी तक डिफरेंस? इसमें कोई भी एफिक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्लिपिंग हमने देख लिया, वर्ड को छोटा करना, ऐड, लेबोरेटरी का लैब। ठीक है, बैक फॉर्मेशन क्या होती है गाइस? जो आपके कंप्लीट वर्ड्स पहले बन गए थे उनसे छोटा वर्ड निकालना, मतलब एडिटर आपका पहले बन चुका था, पहले फॉर्म हुआ था, एडिटर से आपने एडिट बनाया, तो आपने क्या किया? एफिक्स को रिमूव कर दिया एक नया वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी वर्ड फॉर्मेशन सीख रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये देखो, एडिटर से एडिट बन गया, टीचर से टीच बन गया, बर्गलर से बर्गल बन गया। ठीक है, ब्लेंडिंग हमने देख लिया, ब्रंच ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ठीक है, एक्रोनिम हमने देख लिया कि भाई इनिशियल वर्ड्स के, जो वर्ड है उसके इनिशियल लेटर्स हम रखते हैं। ठीक है, जैसे नासा हो गया, यूनेस्को हो गया, एड्स हो गया। अभी एक्रोनिम में इनिशियलिज्म में क्या डिफरेंस होता है? जो इनिशियलिज्म वाले लेटर्स होंगे ना, उसमें हम कभी भी इनको एज अ वन वर्ड नहीं बोल पाते। नासा को आप पूरा एक ऐसे नहीं बोल रहे ना, NASA, पर FBI को आप हर लेटर को डिफरेंट प्रोनाउंस करोगे। ठीक है, तो दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम्स एंड इनिशियलिज्म। ठीक है, कि इनिशियलिज्म में आप हर लेटर को सेपरेटली प्रोनाउंस करोगे, BBC, USA, आप इसको यूसा तो नहीं बोलते ना, यूएसए को आप यूसा तो नहीं बोलते, है ना, USA बोलते हो। पर यहाँ पे आप एड्स को एड्स बोलोगे, AIDS नहीं बोलते। यूनेस्को को आप पूरा एज अ वर्ड प्रोनाउंस करते हो, उसके लेटर्स को सेपरेटली प्रोनाउंस नहीं करते। सो दिस इज द कोर डिफरेंस। ठीक है, ये वर्ड्स की तरह प्रोनाउंस होता है, इसके लेटर्स सेपरेटली प्रोनाउंस होते हैं। समझ आया अभी तक सारा? हम्म,
चलो नेक्स्ट इज सिंटेक्स। मैंने सिंटेक्स आप लोगों को बताया था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंग्लिश में स्ट्रक्चर हो गया। एंड एस प्लस ओ प्लस वी, ये आपका हिंदी का स्ट्रक्चर हो गया, जापानीज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या होता है, ये नोम चोम्स्की का कॉन्सेप्ट था गाइस। इसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बताते हैं, डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हिडन मीनिंग्स दिखाता है, अंडरलाइन मीनिंग्स, ठीक है। एंड सरफेस स्ट्रक्चर, जो वर्ड्स एक्चुअली बोले गए हैं, ठीक है। जैसे मैरी इज लव्ड बाय जॉन एंड जॉन लव्स मैरी, इसमें हमारा डीप स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि जॉन इज द ओनली वन हु लव्ड मैरी, मैरी इज नॉट लविंग हिम बैक। ओके, दिस इज द डीप स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर क्या है, मैरी इज जस्ट लव्ड बाय जॉन, दिस इज द सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि उस सेंटेंस का डीप मीनिंग क्या निकल रहा है। कई बार बोलते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, तो रीड बिटवीन द लाइंस करना मतलब डीप स्ट्रक्चर पता करना। सरफेस स्ट्रक्चर जो जब ऊपर ऊपर का सेंटेंस हम देखते हैं, ठीक है। एपिग्राम, हाँ एपिग्राम जो स्मार्ट वो रहते हैं, सेंटेंसेस होते हैं आपके, वी कैन से उसमें डीप स्ट्रक्चर्स को हमें ढूंढना होता है, ठीक है। और सिंटेक्स कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी गाइस, जो आपका पूरा सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर अलग 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 पार्ट होते हैं। जैसे कि नाउन फ्रेज अलग हो गया, वर्ब फ्रेज अलग हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज अलग हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब उसके पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। सारे फ्रेजेस को मिला करके एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ सेंटेंस इनटू फ्रेजेस, दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है कि भाई आपका जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जुड़ता है ना, कि अगर हमारा जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन हो गया, वो थर्ड पर्सन है। आप लोगों ने बेसिक ग्रामर पढ़ी होगी ना, जो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट होता है। तो जब सिंपल प्रेजेंट है एंड आपका थर्ड पर्सन है, सिंपल प्रेजेंट एंड थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, एंड अगर वो इंसान सिंगुलर है तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद एस लगा देंगे। तो मैं जैसे मैंने बोला, शी गोज टू टेम्पल, शी गोज टू टेम्पल, है ना। हाँ, तो ही शी इट ये आ जाएंगे, दे नहीं आएगा क्योंकि वो प्लूरल हो जाएगा। तो जब भी ये वाले आपके पास रूल्स होंगे, तो इसमें आप हमेशा क्या करते हो, एस और यस लगाओगे, ये रूल है। तो ये एग्रीमेंट बना है, किस किस ने, सब्जेक्ट ने एग्रीमेंट बनाया है एंड वर्ब ने एग्रीमेंट बनाया है कि भाई जब ये ऐसी स्पेसिफिकेशन होगी तो मेरे साथ तुम एस और यस लगा सकते हो। बट अगर कोई फर्स्ट पर्सन है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है या फिर प्लूरल लोग है, तो एस और यस नहीं लगेगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। ऐसे ही नाउन एडजेक्टिव का एग्रीमेंट होता है, द कार, द रेड कार्स, ठीक है। प्लूरल के साथ एस लग जाएगा, सिंगुलर के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट होता है। सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो सबऑर्डिनेशन होगा ये लिंक करेगा क्लॉजेस को। बच्चों यहाँ पे डिपेंडेंट वो होगा, मतलब डिपेंडेंट लिंक होगा। जैसे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये अपने आप में कोई मीनिंग होल्ड नहीं करता, ठीक है। इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, दिस विल नॉट हैव इट्स ओन मीनिंग, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, ये एंड के साथ जुड़ेगा, जिसमें दोनों क्लॉजेस अपने आप में पूरा मीनिंग होल्ड करेंगे, ठीक है। तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन आपका जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है। सबऑर्डिनेशन में डिपेंडेंट क्लॉज होगा लिंक्ड टू मेन क्लॉज यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। जो डिपेंडेंट है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स इज स्टडीज मीनिंग इन लैंग्वेज। तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अब लैंग्वेज में मीनिंग कैसे कैसे हम पता करते हैं, इसका इसके बारे में समझते हैं। देखो, एक तो होता है ट्रुथ कंडीशनल सेमेंटिक्स, कि भैया ये चीज तो सच है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ से हम मीनिंग इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस मीनिंग है सिचुएशंस इन विच इट इज ट्रू, तो ट्रुथ कंडीशंस में क्या होगा कि वो चीज ही सच है। स्नो इज वाइट,
ट्रू इफ स्नो इज व्हाइट, कि भैया अगर स्नो का कलर व्हाइट है तो हम ये बोलेंगे स्नो इज व्हाइट, तो उसके में से मीनिंग सच निकल रहा है। ओके, तो जहां पे भी सच होगा वहां पे इस चीज का मीनिंग जो है साबित हो जाएगा। दिस इज सिमेंटिक स्टडी ऑफ हाउ टू गेट द मीनिंग। जो चीज हमें सच दिखाई दे रही है, प्रूवन है, तो वो चीज हम बोलेंगे तो उसका मीनिंग वही निकलेगा, बिकॉज इट इज ट्रू। ठीक है, तो इट इज रेनिंग एंड ट्रू इफ इट इज रियली रेनिंग। ठीक है, तो ये हो गया उसका मीनिंग। लेक्सिकल मीनिंग क्या है? स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे दो वर्ड्स किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस चीज का हम लेक्सिकल सेमेंटिक्स में मीनिंग देखते हैं। मान लो ये बिग और लार्ज दोनों आपस में सिनोनिम्स है, एक दूसरे के साथ मीनिंग में जुड़े हुए हैं, तो ये किसके अंडर आएंगे? लेक्सीम, कि दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ मीनिंग वाइज कैसे जुड़े हुए। सिनोनिम हो गया हमारा सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम अपोजिट मीनिंग, ये सब हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो मैं बहुत फास्ट फास्ट बताऊंगी आपको। हिपोनिमी क्या हो जाएगा गाइस? हिपोनिमी के अंदर आएगा जो आपका मेन बड़ा मतलब अम्ब्रेला टर्म है। जैसे मान लो अम्ब्रेला टर्म में क्या हो जाएगा? आपके फ्लावर। ठीक है, फ्लावर ये आपका अम्ब्रेला टर्म, इसके अंदर टाइप ऑफ फ्लावर्स आ सकते हैं, रोज आ जाएगा, ठीक है, लिली आ जाएगा, सनफ्लावर आ जाएगा, सारे टाइप ऑफ फ्लावर्स किसके अंदर आ जाएंगे? फ्लावर के अंदर। जैसे आपने सिनेक्डोकी पढ़ा होगा, है ना, पार्ट एंड होल का रिलेशनशिप। ठीक है, वो मैंने आपको सिनेक्डोकी पढ़ाया था लिटरेरी टर्म्स में। तो दिस इज सिमिलर टाइप। ठीक है, स्पेसिफिक एंड सब टाइप रिलेशनशिप इसमें हो जाता है। हाइपोनिमी, हाइपरनीमी क्या है? उल्टा रिलेशन होगा, मतलब हाइपर मतलब छोटा, अब रोज से फ्लावर का रिलेशन, हाइपोनीमी मतलब बड़े से नीचा। ठीक है, फ्लावर पहले फिर रोज। पॉलीसेमी क्या होता है? जब एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। जैसे हेड आपके सर के लिए भी यूज हो सकता है, हेड पोजीशन के लिए भी यूज हो सकता है, हेड आप डिफरेंट चीजों के लिए हेड यूज कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, होमोनीमी क्या होगा? जब एक ही वर्ड के अगेन सेम फॉर्म डिफरेंट मीनिंग, मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स हो सकते हैं। तो बैट का हम मीनिंग क्या बता सकते हैं? बैट आपका खेलने वाला बैट भी हो सकता है, एंड बैट आपका एनिमल वाला बैट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गाइस क्या होगा? होमोनिमी मतलब सेम फॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, पॉलीसेमी में डिफरेंट मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स हो सकता है कि किस कंटेक्स्ट में उसे यूज किया जा रहा है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पॉलीसेमी एंड होमोनिमी, वरना ये बहुत दोनों सिमिलर से कॉन्सेप्ट लगेंगे आपको। बैट का जब हम एनिमल है तो एनिमल को एनिमल की तरह ही बोलेंगे ना, है ना, दैट आई सॉ अ बैट देयर व्हिच वाज ऑन द ट्री, तो हम समझ जाएंगे कि ये किस बैट की बात कर रहे हैं। पॉलीसेमी में यहाँ पे इस हेड के एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंट मीनिंग नहीं निकलेंगे अनटिल और अनलेस यूज्ड इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। ओके, सो पॉलीसेमी मतलब डिफरेंट मल्टीपल मीनिंग्स। होमोनिमी मीन्स सिमिलर फॉर्म। ओके, सिमिलर फॉर्म रिटन एंड हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, होमोफोन्स मतलब सेम साउंड, फोन मतलब साउंड, होमो मतलब सेम, तो ऐसे हम समझेंगे पेयर एंड पेयर, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स, स्पेल्ड डिफरेंटली बट साउंड्स आर सेम। ठीक है, होमोग्राफ्स क्या है? अगेन यहाँ पे क्या है? साउंड्स विल बी डिफरेंट, रिटन स्पेल्ड सेम। लेड एंड लीड, ये दोनों वर्ड का मीनिंग अलग है, ये दोनों वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अलग है, बट इनकी फॉर्म सेम है। ठीक है, होमोग्राफ्स, तो सेम स्पेलिंग। मेरोनिमी क्या है? दिस इज पार्ट होल रिलेशनशिप। अगेन मेरोनिमी इज अगेन योर पार्ट होल रिलेशनशिप। जैसे आपका ये हिपोनिमी था ना, स्पेसिफिक एंड सब टाइप, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बोलते हैं टाइप्स। ठीक है, ये टाइप्स के अब टाइप्स को डिनोट करेगा। ये होल एंड ये पार्ट एंड मतलब ये पूरी बॉडी है ना, इस बॉडी का पार्ट। तो यहाँ पे हम ज्यादा सिनेक्डोकी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिनेक्डोकी यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा। एंड द प्रीवियस वन विल बी योर टाइप्स ऑफ एनीथिंग, तो टाइप एंड सब टाइप्स ये हिपोनिमिया में आ जाएगा। क्या आपको सारे समझ में आए? इन सब बेसिकली दो डिफरेंट वर्ड्स का किस तरीके से एक दूसरे के साथ मीनिंग एसोसिएटेड है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा अभी? लेक्सीम्स, लेक्सीम सिमेंटिक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थीमेटिक सिमेंटिक्स। देखो
वैसे तो हम हर वर्ड का मीनिंग जानते हैं, लेकिन थीमेटिक सिमेटिक्स क्या कहता है कि भैया सिमेटिकली रिलेशनशिप बिटवीन वर्ब एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, कि जो सेंटेंस के अंदर जो भी पार्ट है उसका क्या रोल है। ठीक है, थीम से हम क्या समझेंगे, रोल, कि उस पर्टिकुलर वर्ड का उस सेंटेंस के अंदर क्या रोल है। जैसे एजेंट कौन हो गया, जो परफॉर्म करेगा एक्शन, जैसे आपका सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया एजेंट। तो जॉन जॉन ब्रोक द वास, तो यहाँ पे जॉन क्या हो जाएगा आपका एजेंट। एक्सपीरियंसर, जिसके साथ कुछ एक्शन हुआ है, जिसने कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो मैरी फियर स्पाइडर, अब यहाँ पे मैरी कौन होगी, जिसने कुछ एक्सपीरियंस किया, जिसने कुछ महसूस किया। थीम क्या हो जाता है, जिस भी चीज में कुछ चेंज आया, जैसे शी ओपन द डोर, तो डोर के अंदर चेंज आया ना, डोर खुला है, पहले वो बंद था अब वो खुल गया। तो थीम क्या हो गया, जिस भी चीज में चेंज आएगा, तो डोर है, शी ओपन द डोर। बेनिफेक्टिव क्या होगा, जिसको कुछ भी फायदा हो रहा है। ठीक है, आई मेड केक फॉर माई मदर, तो मदर को क्या हो गया, फायदा हो गया। जिसको किसी एक्शन से फायदा हो गया वो बेनिफेक्टिव। सोर्स क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम दिल्ली। गोल क्या है, डेस्टिनेशन, टू मुंबई। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, द टूल दैट इज यूज्ड। ये कुछ टाइप ऑफ थीम्स है, बस आपको नाम से देखना है, इजी टू अंडरस्टैंड। बट आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, याद आ जाएगा एग्जाम में कि हाँ हमने ये वर्ड्स पढ़े थे, एंड वर्ड को देखते ही उनका मतलब पता चल रहा है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर कि उनका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, अभी लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या होती है, जब एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। जो हमने डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर देखा कि किस तरीके से सरफेस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस अलग होगा एंड डीप स्ट्रक्चर में उसका मीनिंग अलग निकल सकता है। ठीक है, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या हो जाएगा, जैसे आई सॉ अ बैट, अब ये नहीं पता हमें एनिमल बैट की बात हो रही है या क्रिकेट बैट की। ठीक है, स्ट्रक्चरल एम्बिगिटी, सारा सॉ द मैन वियरिंग अ ग्लास, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से क्रिएट हुआ है कि हमें नहीं पता कि सारा ने जब खुद ग्लासेस पहने हुए थे तब उसने एक आदमी को देखा, या सारा ने ऐसे आदमी को देखा जिसने ग्लासेस पहने हुए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ पोएट्री ऑन माउंटेन, मैंने ये सेंटेंस बोला, आई रोट अ पोएट्री, आई रोट अ पोम ऑन माउंटेन। अब इसमें ये नहीं पता कि क्या मेरी पोम का जो टॉपिक था वो माउंटेन था, या ये पोम मैंने माउंटेन के ऊपर बैठ के लिखी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगी, स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी, समथिंग इज एम्बिग्यूस, एम्बिग्यूस कि उसका इंटरप्रिटेशन फिक्स्ड नहीं है, उसके डबल मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। स्कोप एम्बिग्यूटी क्या है, जब भी हमें ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता बताया जाता तो उसको हम स्कोप एम्बिग्यूटी बोलते हैं। जैसे कोई पूछे हाउ मच डू यू लव मी, तो दूसरा इंसान बोले आई लव यू सो मच। अब ये सो मच में कितना है, दिस कांट बी मेजर्ड। ठीक है, सो दिस इज स्कोप एम्बिग्यूटी। एवरी स्टूडेंट लव्स सम टीचर, वो सम टीचर में कितने टीचर्स वी डोंट नो। ठीक है, तो क्वांटिफायर एंड नेगेशन इज नॉट देयर, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्कोप एम्बिग्यूटी हो जाएगा। ठीक है, पैराफ्रेज, टू सेंटेंसेस हैविंग द सेम मीनिंग बट डिफरेंट वर्डिंग। पैराफ्रेज करना वही अगेन डिफरेंट तरीके से लिखना। पेरीफ्रेज करना क्या होता है गाइस, स्मॉलर सेंटेंस को बड़ा करके लिख देना, स्मॉलर आइडियाज को बड़ा करके लिख देना इज पेरीफ्रेज। ठीक है, पैराफ्रेज इज एक ही सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से करके लिख देना। जैसे जॉन किल्ड द स्पाइडर वाज किल्ड बाय जॉन, ये सेम ही सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहा है बट डिफरेंट तरीके से बोली गई बात है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, टू सेंटेंसेस कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन इज अलाइव, जॉन इज डेड, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके, टोटोलॉजी में क्या हो जाएगा, सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू बाय डेफिनेशन, मतलब सभी जो बैचलर्स होते हैं वो सारे अनमैरिड मैन होते हैं, so there is no denying in that कि ये by definition इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ट्रू ही आएगा। ठीक है, एनोमली क्या हो जाता है गाइस, जिस चीज पे वो फीचर अप्लाई नहीं होता आप उसमें उसको अप्लाई कर दो, तो ये एनोमली होता है। मतलब जैसे द स्टोन थिंक्स डीपली, बट स्टोन तो सोच ही नहीं सकता।
तो ये क्या हो जाएगा, एनोमली, मतलब दिस वॉयलेट द रूल्स ऑफ सिमेंटिसिज्म, ठीक है, सेंटेंस दैट वॉयलेट सिमेंटिक रूल्स। अच्छा, पोएटिक, पोएटिक लाइसेंस गाइस, हम लोगों ने पोएटिक लाइसेंस पढ़ा था ना, पोएटिक लाइसेंस याद है आप लोगों को, लाइसेंस, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा था कि जो पोएट्स है वो आपका ये एनोमलीज ब्रेक कर सकते हैं, वो सेमेंटिक रूल्स जो है ब्रेक कर सकते हैं, दे आर अलाउड, दे गॉट द लाइसेंस। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, टेल मी दैट। संजना थॉमस राइमर ने पोएटिक जस्टिस दिया था डियर, पोएटिक जस्टिस, जो कहता है कि आपको अच्छे को अच्छा रिवॉर्ड देना है, बुरे को पनिश करना है, ठीक है। पोएटिक जस्टिस था उनका, थॉमस राइमर का। नॉट हॉपकिंस, हॉपकिंस का कॉन्सेप्ट नहीं है पोएटिक, ड्राइडन, यस वेरी गुड, वेरी गुड सुनंदा। जॉन ड्राइडन का कॉन्सेप्ट है पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। एंटेलमेंट क्या होता है गाइस, जब एक सेंटेंस ट्रू है तो उसका, उसके फैक्चुअल की वजह से, उसके फैक्ट की वजह से दूसरा सेंटेंस भी बाय डिफॉल्ट करेक्ट होगा ही। जॉन किल्ड द स्पाइडर इज डेड नाउ, जैसे मान लो इट रेन्ड यस्टरडे द ग्राउंड इज वेट नाउ, ओके। तो बाय डिफॉल्ट एक चीज के ट्रू होने से दूसरी चीज ट्रू होगी, जैसे हमने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़े ना ये सारी चीजें, काफी सारा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लॉजिकल रीजनिंग के याद आए होंगे कि उसमें भी हम मीनिंग कैसे डिनोट करते हैं, मीनिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अलाउ मी अ सेकंड। यस, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट डिनोटेशन, डिनोटेशन मीन्स लिटरल मीनिंग, जैसे होम का क्या हो जाएगा मीनिंग, प्लेस, ठीक है। कोनोटेशन, इमोशनल मीनिंग, किसी के लिए होम क्या हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई इंसान होम हो सकता है, ओके। डिनोटेशन इज योर कंफर्ट, ओके। चलो, सेमेंटिक फील्ड क्या होता है गाइस, अगेन जैसे हमने टाइप एंड सब टाइप देखे ना, फ्लावर के अंदर हमारे पास टाइप ऑफ फ्लावर आ जाएंगे। क्या वर्ड देखा था हमने इसके लिए, हाइपोनिमी, हाइपोनिमी इज द वर्ड। जो हमने टाइप एंड सब टाइप देखा, सेम सेमेंटिक फील्ड्स क्या होती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, मतलब कलर बोला है तो उसमें टाइप ऑफ कलर्स, इमोशंस बोला तो टाइप ऑफ इमोशंस, व्हीकल बोला तो टाइप ऑफ व्हीकल्स आ गए, ठीक है। दिस इज योर सेमेंटिक फील्ड्स। कंपोजिशनल सेमेंटिक क्या हो जाता है, दिस शोज द सेंटेंस मीनिंग, वर्ड मीनिंग एंड स्ट्रक्चर, ये दोनों चीजें हमें दिखाता है। सिंपल, ये एक तरह से किस तरीके से एक सेंटेंस कंपोज किया गया है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, दैट्स इट। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है, ये सारी चीजें मिलकर के जो मीनिंग बनाएंगे, दैट इज योर कंपोजिशनल सेमेंटिक्स, ठीक है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस, एवरीथिंग इज लाइक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। प्रेगमेटिक्स क्या होता है आपका, प्रेगमेटिक्स मतलब अब आपको सोसाइटल कंटेक्स्ट में, ठीक है, चीजों को समझना है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन कंटेक्स्ट। जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट गाइस, समबडी इज जस्ट कॉलिंग अगेन अगेन, मुझे बस एक मिनट दो, हाँ। अरे यार ये ओके, सो सॉरी गाइस, आई एम बैक, यस। तो प्रेगमेटिक्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा, सेमेंटिक्स इज योर टू ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग इन द सेंटेंसेस, इन द वर्ड्स, ठीक है। प्रेगमेटिक्स इज ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग एज पर द कंटेक्स्ट, ओके। pragmatics is the study of language in context and how meaning is constructed beyond literal words, तो ये literal words से ज्यादा context के ऊपर फोकस करेगी। context of communication, स्पीकर का इंटेंशन क्या है, लिसनर ने किस तरीके से उसे इंटरप्रेट किया है, सोशल नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस को समझते हैं,
देखो लैंग्वेज में काफी सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो हम इस चीज को समझे बना कि एक कल्चर में किसी भी चीज का, किसी एक्शन का क्या मीनिंग होता है ना, तो हमारी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होगी। तो प्रैग्मेटिक्स इज ऑल अबाउट दिस, कि किस कंटेक्स्ट में उसे यूज किया जा रहा है, कि कल्चर में, सोसाइटी में उस पर्टिकुलर एक्शन या वर्ड का क्या मीनिंग होता है। ओके, तो स्पीच एक्ट थ्योरी गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पीच एक्ट थ्योरी ये आपके जेएल ऑस्टिन ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। एंड इसको फर्दर जॉन सर्ली ने क्या किया, डेवलप किया था। ठीक है, तो इसके अंदर थ्री टाइप्स है, स्पीच एक्ट के थ्री टाइप है हमारे पास, लोक्यूशनरी एक्ट, इलोक्यूशनरी एक्ट एंड परलोक्यूशनरी एक्ट। इलोक्यूशनरी क्या है, द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग, उसका लिटरल मीनिंग, मतलब सरफेस लेवल पे जो मीनिंग होता है। एंड इलोक्यूशनरी उसका एक्चुअल मीनिंग, ठीक है, नॉट सरफेस लेवल बट डीप डीप स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। ठीक है, इंटेंडेड फंक्शन ऑफ द अटरेंस। मान लो मैंने बोला कैन यू पास मी द वाटर बॉटल, अब ये लिटरल मीनिंग तो क्या हो गया, कैन डू यू हैव द एबिलिटी टू पास मी द वाटर बॉटल, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या आप मुझे दे सकते हो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव इट टू मी, है ना, आई वॉन्ट दैट वाटर बॉटल। सो मैं आपकी कैपेबिलिटी नहीं पूछ रही हूँ कि आप दे सकते हो या नहीं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव इट टू मी, कि मुझे दे दो वो। ठीक है, एंड पर लोकेशनरी क्या हो जाएगा, कि लिसनर ने उसे सुन के क्या एक्ट किया, द इफेक्ट ऑफ अटरेंस ऑन द लिसनर। ठीक है, लिसनर विल पास द सॉल्ट और वट एवर यू विल आस्क। क्या ये तीनों समझ में आए आपको, लॉक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी एंड परलोक्यूशनरी। ठीक है, आसान है सारा। इलोक्यूशनरी को फर्दर किसने डेवलप किया, आपके सर्ल ने। ठीक है, जॉन सर्ल ने फर्दर क्लासिफाई किया है इलोक्यूशनरी एक्ट को। तो इसमें एजर्टिव टोन हो जाती है, द स्काई इज ब्लू, कमिट द स्पीकर टू द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट, कि भैया ये बोल रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ठीक है, एजर्ट करना है अपने आप को, ठीक है, अपने आप को सच दिखाना। डायरेक्टिव में क्या हो जाएगा, कि आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, प्लीज गिव मी दिस, प्लीज डू दैट, प्लीज क्लोज द डोर, तो इसमें डायरेक्शन हो जाएगी, अटेम्प्ट टू मेक लिसनर डू समथिंग। कमिसिव में क्या हो जाएगा, कमिटमेंट देते हैं, जैसे अभी हम, मैं आपको कमिटमेंट दे रही हूँ दैट वी विल बी पुटिंग मोर एफर्ट्स टू क्रैक दिस एग्जाम, तो दिस इज अ कमिटमेंट। ठीक है, तो कमिटमेंट क्या हो जाएगी, कमिसिव, पार्ट ऑफ योर क्लासिफिकेशन ऑफ इलोक्यूशनरी एक्ट्स। ठीक है, एक्सप्रेसिव में क्या हो जाएगा, व्हेन द स्पीकर एक्सप्रेसेस, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। ठीक है, इस तरीके से, तो ये साइकोलॉजिकल स्टेट और इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, सो दिस इज एक्सप्रेसिव इलोक्यूशनरी एक्ट। डिक्लेरेशन में क्या होता है, व्हेन यू डिक्लेयर समथिंग, ठीक है, कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन जो है डिक्लेयर करी, चेंज द स्टेट ऑफ अफेयर्स थ्रू द अटरेंस इटसेल्फ। ओके, डायक्सिस क्या होता है गाइस, व्हेन रेफर्स टू वर्ड्स whose meaning depends on context। अगेन ये सारा का सारा हम किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, कंटेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट के हिसाब से क्या होगा, इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। डायक्सिस इज नथिंग बट क्या होगा, वर्ड मीनिंग डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट, कि किस कंटेक्स्ट में वो चीज यूज की जा रही है। तो पर्सन डायक्सिस क्या हो जाता है, आई, यू, ही, शी, तो ये दिस रेफर्स टू द पार्टिसिपेंट्स इन दैट सेंटेंस। ठीक है, एंड प्लेस में क्या हो जाएगा, हेयर, देयर, अबव, बिलो। सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, कि हाँ आप किस चीज की बात कर रहे हो, कि ऊपर रखा है, नीचे रखा है, दाएं रखा है, बाएं रखा है, तो ये प्लेस के बारे में बात हो रही है। टाइम में क्या आ जाएगा, नाउ, देन, यस्टरडे, टुमारो। ठीक है, इट रेफर्स टू टाइम। डिस्कोर्स में क्या आ जाएगा गाइस, रेफर्स टू द पार्ट ऑफ डिस्कोर्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ एज मेंशन्ड अर्लियर। जब हम कुछ भी रिटन टेक्स्ट की बात करते हैं, तो उसमें जब हम किसी को बता रहे कि वेयर दिस इंफॉर्मेशन वॉज, ओके, दिस इज डिस्कोर्स डायक्सिस, कि रिटन टेक्स्ट, डिस्कोर्स आपका जो रिटन टेक्स्ट होता है उसके बारे में बात करता है, कि जो रिटन टेक्स्ट है उसमें आप किसी को गाइड कर रहे हो। ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ एज मेंशन्ड अर्लियर, दिस इज योर एग्जांपल। सोशल डायक्सिस क्या हो जाएगा, जो आप किसी को भी स्टेटस देते हो, किसी को भी आपने कोई टैग दिया है ना, डॉक्टर, मिस्टर, सर, मैडम, ये
सोशल रिलेशनशिप या स्टेटस दिखाता है। तो ये जो सारे डायक्सिस है, ये क्या है, किसी कंटेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग डिनोट हो रहा है इसमें। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये वर्ड्स जो है कंटेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग डिनोट कर रहे हैं हमारे लिए। प्रीसपोजिशन क्या है? एज्यूम टू बी ट्रू इन अ सेंटेंस। देखो, जेन स्टॉप स्मोकिंग, इसका मतलब क्या निकलेगा कि जेन जो है स्मोक करता होगा पहले फॉर श्योर, तभी तो उसने स्मोकिंग छोड़ी है। तो ये प्रीसपोजिशन हो जाएगी कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें अभी पता चली, उसके बेसिस में हम पिछली इंफॉर्मेशन का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रीसपोजिशन क्या हो जाएगी? एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन, मान लो किसी ने बोला द किंग ऑफ फ्रांस इज बॉल्ड। अब इससे मैं क्या आइडिया लगा सकती हूँ कि वो जो किंग है वो जिंदा तो है। अगर मुझे ये बोले जा रहा है कि वो जो किंग है वो है ना गंजा है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि वो मरा नहीं है, वो फॉर श्योर जिंदा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। नेक्स्ट इज फैक्टिव प्रीसपोजिशन। अगर किसी ने बोला आई रिग्रेट ईटिंग सो मच, कि मुझे बहुत दुख है, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई वो इंसान ने बहुत ज्यादा खाना खाया है। एक्शन एज्यूम्स द एक्शन हैपन, कि फॉर श्योर इसने खाना तो खा लिया है। ठीक है। तो ये फैक्टिव इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। लेक्सिकल क्या हो जाएगा? अगेन सेम, शी स्टॉप स्मोकिंग, इसकी वजह से हमें क्या पता चल जाएगा कि शी यूज्ड टू स्मोक। ठीक है। एक इंफॉर्मेशन से हमें दूसरी इंफॉर्मेशन का पता चल रहा है, इसे हम प्री सपोजिशन बोलेंगे। ओके। इम्प्लीकेचर क्या हो जाएगा? अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ये इसमें इम्प्लाई कर देता है, इम्प्लाई बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, कि हमें पूरा ओपनली उस सेंटेंस में बताई नहीं गई है वो बात, बट इम्प्लाई कर रही है ना। जैसे मान लो कोई कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता है, कोई एम्प्लॉय है, एंड दे नो कि अगर इस तरीके से उसे बुलाया जाएगा तो दैट मीन्स दैट डे इज देयर लास्ट डे। ठीक है। कि बोल दो एकदम से जो एचआर है वो आके बोलती है कि अपना सारा सामान पैक करके मैनेजर के रूम में मिलो। ठीक है। अपना सारा सामान पैक करके मैनेजर के रूम में मिलो, तो वो चीज उसे इम्प्लाई कर देगी कि आज उसका लास्ट डे है। सो अब उसे ये बोला नहीं गया कि आज अभी तुम्हें इसी वक्त निकाल रहे हैं, बट दैट इज द इम्प्लीकेशन। ठीक है। ये क्या हो रहा है? इम्प्लीकेचर है। इम्प्लीकेचर रेफर्स टू द मीनिंग दैट इज implied, not explicitly stated. कैन यू ओपन द डोर? यहाँ पे दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द एबिलिटी बट रिक्वेस्ट टू ओपन द विंडो। ठीक है। दिस एग्जाम्पल इज लाइक लेसर इंपॉर्टेंट, बट जो जिस तरीके से मैंने बताया ना कि किसी और बात को कह के कुछ और इम्प्लाई करना, दैट इज योर इम्प्लीकेचर। ठीक है। अच्छा, ग्राइस के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल गाइस, एचपी ग्राइस, आपके इनसे सिर्फ यही पूछा जाता है। एचपी ग्राइस, ये याद रखना कि ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है किसका कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली बोलते हैं कि कन्वर्सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ये 4 मैक्सिम्स का ध्यान रखना होता है। क्वांटिटेटिव की मतलब एग्जैक्टली उतनी इंफॉर्मेशन दो जितनी जरूरी है। क्वालिटी देखो, मतलब सच बोलो अपनी इंफॉर्मेशन में। रिलेशन, बी रिलेवेंट, कुछ भी आलतू फालतू की बातें मत बोलो। एंड मैनर, बी क्लियर एंड लाउड, ऐसा ना हो कि आप बहुत मंदे 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 बोल रहे हो एंड किसी को कुछ समझ ही ना आए, किसी को कुछ फोकस ही ना हो कि आपने क्या बोल दिया। ठीक है। तो ये 4 मैक्सिम्स है जो एचपी ग्राइस ने दिए थे। कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर क्या होता है? वाओ दैट्स अ लवली पेंटिंग, मतलब मान लो वही वाली बात, जब सटायर है तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज में कब कहाँ किस तरीके से क्या चीज यूज की जा रही है, कब एक्चुअल में वो लिटरल मीनिंग है, कब वो सटायर वे में यूज हो रहा है, आयरनी कब है। ठीक है। जो हम अपनी पोम्स में बहुत ज्यादा करते हैं, इन सारी चीजों को जब डीपली हम समझते हैं, जब डीप स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं, दैट इज योर कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर। ठीक है। when maxims are intentionally violated or flouted, additional meanings are inferred. So ये क्या हो जाएगा? conversational implicature हो जाएगा। That's it guys. So अभी हमारा लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, कुछ कुछ पोर्शन अभी भी बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है। डे आफ्टर टुमारो, कल आपका जो टेस्ट है, कल ही आप लोगों का जो है टेस्ट होगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।